आठवले जी कभी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जाएंगे क्या? कॉमेडी शो में तो अभी मैं तो कॉमेडी शो में कभी बुलाएगा तो जाएंगे। आपने सदन में कहा कि जब आप सत्ता में थे तब हम आपके साथ थे, अब ये सत्ता में हैं तब हम इनके साथ हैं। लोगों ने कहा कि आठवले जी सत्ता के साथ हैं या विचारधारा के साथ हैं? मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो सत्ता में आते हैं। एक जमाना का कांग्रेस था, उनके साथ ये सब लोग थे। और तब आप भी कांग्रेस में थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी। तब एक वोट से हारने के बाद तब हमारे पास प्रमोद महाजन आए थे। क्या ऑफर दिया था प्रमोद महाजन ने आपको? प्रमोद महाजन का कहना था कि तुम्हारी 4 MP का सपोर्ट हम हमको दे दो। उसके लिए प्रकाश अम्बेडकर जी तैयार थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था। उस 20 के पीरियड में शरद पवार को साइड ट्रैक करने का प्रयत्न सोनिया गांधी जी की तरफ से हुआ था। अगर शरद पवार को ले जाते थे तो शायद सरकार बन भी सकती थी। सोनिया गांधी ने आपसे सपोर्ट मांगा था? मैंने सोनिया गांधी जी को बोला था कि राहुल गांधी जी को 2-3 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन तब उन्होंने उनको बनाए नहीं। उनको लगा कि जब बड़ी मेजोरिटी आएगी तब बनेगी। घाटकोपर के रमाबाई नगर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में दलित समूह प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने आपके साथ भी बदसलूकी की थी। एक आपकी तस्वीर बड़ी प्रचलित हुई थी जिसमें आपके कुर्ते पैजामा फटा हुआ है और पुलिस आपको घेर के बाहर ले जा रही है। क्या हुआ था घाटकोपर में? आप दलित पैंथर्स से साथ जुड़े थे, फिर आपने और कामले साहब ने मिलकर भारतीय दलित पैंथर्स से अलग गुट क्यों बनाया 76 में? 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में एक रोज पहले एल्गार परिषद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। समारोह में पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? क्या NIA ने ठीक कार्रवाई की है? न्याय हो रहा है? जो भीमा कोरेगांव में हुआ उसका और एल्गार परिषद का कोई संबंध नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है मंत्री जी कि दलित आंदोलन में नक्सलवादी तत्व घुस गए, उसको लीडरशिप को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा कहना यह है कि जो अम्बेडकराइट होता है वो नक्सलाइट कभी होता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पहली बार कब मिले? 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आपकी उनकी मुलाकात हुई थी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे तब मेरी पार्टी गुजरात में थी। 8 साल पहले का आपका 2016 का एक बयान मेरे सामने है मंत्री जी, जिसमें आपने कहा कि अगर वे खुद के अम्बेडकरवादी होने का दावा करती हैं तो उन्हें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। मायावती तो हमारी दलित समाज से है। बौद्ध धर्म समतावादी है, मानवतावादी है। बिना बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए भी तो अम्बेडकरवादी और समतावादी रहा जा सकता है, आपको ऐसा लगता है? एक देश का नाम है रोम, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए बिड़ला ओम। नरेंद्र मोदी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप रहो खुशहाल। ये सब आप ही लिखते हैं या सहयोगी भी मदद करते हैं? नहीं, मैं ही लिखता हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता है क्या कि फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गए? जैसे एक बार सदन में आपने एक कविता पढ़ी, आप रोज करते हैं हाउस में दंगा, तो एक दिन हम आपको कर देंगे नंगा, मोदी जी से मत लो आप पंगा। आपको लगता है ये लाइनें आपने ठीक बोली थी? ये तो मैंने नंगा करेगा ऐसा बोलने से उनको बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, और मैं नहीं भी बोलूंगा तो नंगा होने वाले है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की कि रामदास आठवले को कैबिनेट मंत्री होना चाहिए? JP नड्डा साहब को मैं भी अभी मिलकर आया, मेरा 12:40 का अपॉइंटमेंट था। क्या कहा नड्डा जी ने? शिरडी सीट जो है तो रिपब्लिकन पार्टी को एक तो सीट मिलनी चाहिए। आप लड़ रहे हैं चुनाव शिरडी से? हाँ, मैं शिरडी से लड़ना चाहता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई आपकी इस बारे में? Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, जमघट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जमघट लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज है। इसमें हम सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से करते हैं सवाल। इस एपिसोड में जमघट के मैं सौरभ द्विवेदी और मेरे साथी निखिल धनराज वाट सवाल करेंगे। और किससे सवाल करेंगे? भारत सरकार में सामाजिक न्याय के मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे रामदास बंडू आठवले जी से। रामदास आठवले जी के कई परिचय हैं। दलित पैंथर्स आंदोलन से निकला हुआ एक नौजवान जिसका संसदीय करियर शुरू होता है 1990 से बतौर विधान परिषद सदस्य, फिर वो मंत्री बनते हैं, कई दफा लोकसभा के सांसद बनते हैं। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तब वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लगातार दूसरा टर्म है, और हैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, और हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के संयोजक। रामदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बोलिए सौरभ जी, बोलो जी। आज।
हम लोगों ने जब लल्लन टॉप में ये तय किया कि आपका इंटरव्यू करना है, तो सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा लिखा, वो वाले मंत्री जी जो लोकसभा में और राज्यसभा में कविताएं खूब सुनाते हैं। ये पहचान कब से बननी शुरू हुई? नहीं, कविताएं मतलब जब मैं सामाजिक जीवन में दलित पैंथर्स में जब मैं काम करता था, तब शुरू में तो मैंने भाषण करता था, शुरू में लोगों के काम करता था, मंत्रालय में जाकर मंत्रियों को मिलता था, पुलिस ऑफिसर को मिलता था, जिला अधिकारी को मिलता था, और जहाँ जहाँ लोगों का काम होता था वहाँ मैं उनको लेकर जाकर मिलता था जी। बहुत बार हमने रैलीज भी निकाली है, लेकिन बाद में फिर मुझे कुछ दिनों के बाद भाषण शुरू करना पड़ा। मैं लीडर बना हूँ विदाउट भाषण करके, कार्यकर्ता के रूप में, और मुझे मालूम है कि मैं मंत्री बनूं या मैं लोकसभा का मेंबर बनूं, राज्यसभा का मेंबर बनूं, उससे भी कार्यकर्ता का पद हमेशा अपने पास होता है। कार्यकर्ता के रूप में काम करने की मुझे हमेशा आदत रही है, और इसीलिए मेरे पैर हमेशा ज़मीन में होते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा हवा में मैं नहीं जाता हूँ। हवा का रूप तो मुझे मालूम होता है, लेकिन हवा में रहने की आदत मुझे नहीं है। इसीलिए मुझे जब मैं स्पीचेज देता था तो मुझे यमक जोड़ने की आदत मुझे लगी। मैं पहले कविता भी लिखता था, लेकिन मैंने मेरे जीवन में तय किया कि हर लोगों ने लिखना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, लिखना तो चाहिए, लेकिन लोगों के मन को लिखना चाहिए, लोगों की समस्या को लिखना चाहिए। तो लगातार मेरा वक्त लोगों के बीच में चलता रहा, और मैंने ये तय किया कि मुझे साहित्यकार नहीं बनना है, साहित्यकार होना चाहिए, विचारवंत होना भी चाहिए, कविता लिखनी चाहिए, नॉवेल लिखनी चाहिए, लेकिन फील्ड वर्कर के नाते मुझे फील्ड वर्कर का काम ही करना है। और मैं फील्ड वर्कर का काम करता रहा, लोगों के बीच में मैं काम करता रहा। तो मैंने कितने किताब लिखे हैं, मैंने कितने भाषण अच्छे किए, उससे भी मैं कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ लोग रहे, और बाद में मैं भाषण भी करने लगा। और जब मैं यमक में जोड़ता था तो लोगों के तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आता था। अच्छा, इसीलिए मुझे आदत अलग है कि मैं बैठ कर जो विषय होता है वो विषय पर मैं 2 मिनट में मैं लिखता हूँ। ये कविताएं लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है मंत्री जी, कि ये कविताएं आप खुद लिखते हैं या सहयोगी भी? अब ये कविता है, एक देश का नाम है रोम, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए बिड़ला ओम, नरेंद्र मोदी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप रहो खुशहाल। ये सब आप ही लिखते हैं या सहयोगी भी मदद करते हैं? नहीं, मैं ही लिखता हूँ, सहयोगियों को मैं मदद करता हूँ। मतलब सहयोगी का सहयोग मैं इसमें नहीं लेता हूँ, बाकी के लोगों में बाकी कामों में सहयोग तो रहता है, लेकिन मैं ही लिखता हूँ। मतलब मुझे वो आदत है, तो मुझे एकदम स्मरण में आ जाता है कि भाई किसको क्या जोड़ना है जी, कब किसी के साथ जोड़ना है, ये मुझे मतलब मालूम होता है। तो इसीलिए ये आदत मुझे है, और इसीलिए मतलब आज इंडिया टुडे और जमघट में मेरी इंटरव्यू हो रही है। आज इंडिया टुडे और जमघट में आज मेरी इंटरव्यू हो रही है। आज ज़रूर मैं चढ़ा दूंगा इंडिया टुडे के ऊपर ताज। तो इंडिया टुडे एक बहुत ही बेहतरीन वीकली है, और हिंदी में इंग्लिश में इंडिया टुडे आता है। आप ऑल इंडिया में किधर भी आप जाएंगे तो हर रेलवे के स्टॉल में, हर जगह पर स्टॉल में इंडिया टुडे अपने को दिखाई देता है। तो इंडिया टुडे के बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी है कि भाई बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लीडर की इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। तो ये मतलब हमारा जीवन रहा है, मैं जीवन रहा है। आपके शुरुआती जीवन पे आ रहा हूँ। कविता की बात हो रही है। 3 लेखक, राजा ढाले, जेवी पवार और नामदेव ढसाल, ये संघर्ष से निकले हुए वो 3 साहित्यकार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत की थी। आपकी इन तीनों से जुड़ी हुई क्या यादें हैं? हाँ सौरभ जी, मतलब मैं इनके साथ रहा हूँ। मतलब ये तो सब पूरे सीनियर नेता है, मेरे लिए रिस्पेक्टिव नेता है।
राजा ढाले, नामदेव ढसाल, जेवी पवार ये साहित्यकार भी थे। और ये हुआ था कि ये लोग जब दलित पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे तो इन लोगों का कहना ये था कि देश को आज़ादी मिली है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया है, संविधान ने अगर दलितों को अपने हक दिए हैं, उनको न्याय दे दिया है, तो हमारे ऊपर क्यों अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मतलब ये साहित्यकार बहुत ही विद्रोही लिखते थे, कविताएं विद्रोही लिखते थे। कोई कविता आपको ध्यान है नामदेव ढसाल की? कोई नामदेव ढसाल की कविता जो आपने शुरुआती दौर में सुनी हो जब आप आंदोलन से जुड़े? नहीं, कविता तो उनका जो गोलपीटा नाम का एक मतलब एक कविता संग्रह आया था, गोलपीटा जो होता है, जहाँ देवदासिया या रेड अलर्ट का जो एरिया होता है वहाँ नामदेव ढसाल रहते थे। उनके पिताजी और माताजी उधर ही रहती थी। तो उन्होंने गोलपीटा का जो एक्सपीरियंस है वो अपने गोलपीटा में उन्होंने लिखा है कि जो गरीब महिलाएं पेट भरने के लिए अपना शरीर मतलब ये करती है, तो उसके संबंध में और दलित अत्याचार के संबंध में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। अभी मैं कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन नामदेव ढसाल एक बहुत बड़ी मतलब कवि थे। राजा ढाले भी बहुत बड़ा वैचारिक लिखते थे। जेवी पवार ने भी कई किताब लिखे हैं। आपकी कब मुलाकात हुई इन लोगों से पहली बार, कुछ बताएंगे हमें? अभी साल तो मालूम नहीं, लेकिन दलित प्रांतर के मैं तब सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था। मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बाद में जब ये प्रांतर की मूवमेंट चल रही थी तब मैं मुंबई में, मेरा गांव सांगली में आता है, सांगली महाराष्ट्र में, तो मैं कॉलेज के लिए मैं आया था। सिद्धार्थ कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद दलित प्रांतर की मूवमेंट वहाँ चल रही थी। तो मैं शुरू से मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की आदत थी। मैं जब स्कूल में भी पढ़ता था तब भी अगर कोई टीचर अन्याय करता है तो हाई स्कूल में भी पढ़ता था तो हम आंदोलन करते थे। कहाँ, वहीं आगल गांव में? नहीं, आगलगांव में तो मैं 7वीं तक था, लेकिन उसके बाद आगलगांव ये कवटे मंगाल तहसील में सांगली जिले में आता है। वो मेरे मामा का गांव था। और सौरभ जी, एक मैं बताऊं कि मेरे पिताजी मुंबई में नायगांव बीडी चाल में रहते थे। और बंडू बापू आठवले जी, बंडू बापू आठवले जी आपके पिताजी? बंडू बापू आठवले मेरे पिताजी थे, लेकिन उनको कुछ एक जिस तरह कोरोना आया था उसी तरह प्लेग ऐसा कुछ उनको भी बीमारी, उनको भी बुखार आया और उसमें मैं 6 महीने का था। तो 6 महीने का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद मेरे माताजी और मैं मेरे मामा के गांव में आए थे। मेरी आजी जो मेरी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, मामा है, वहाँ मैंने पढ़ाई की और मैं 6 महीने का था तब मेरे पिताजी चले गए थे। तो पिताजी को मैंने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन मेरे माताजी ने तय किया कि दूसरी शादी ना करके, मेरी माँ तो 6 महीने का मैं था तो मेरी माँ 18-19 साल की होगी, तो मेरे माताजी ने तय किया कि मैं मेरे लड़के को संभालूंगी, मेरे इनको बड़ा करूंगी। और मेरी माताजी खेत में काम करती थी, खेत मजदूरी का काम करती थी और मुझे संभालती थी। मामा वगैरह थे ही थे, लेकिन मेरी माताजी हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक किसी पाटिल देशमुख के घर मतलब खेत में काम करती थी। मैं स्कूल में जाता था और वहाँ का भी जीवन हमारा बहुत ही संघर्षशील रहा है। कभी कभी हमको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। जो आषाढ़ी महीना होता है, आषाढ़ी महीना में कोई काम धंधा होता नहीं है, बहुत बार तो भूखा भी रहना पड़ता था, पूरा पेट में भूख रहती थी, लेकिन वो आदत हमको लगी थी। तो ऐसी स्थिति, हमारे मामा की भी स्थिति कोई इतनी ठीक नहीं थी। 1-2 एकड़ ज़मीन थी और मैं वहाँ रहा था 7 तक। लेकिन उसके बाद जब सावलज नाम का एक गाँव है जो तासगांव तहसील में आता है, तो वो भी सांगली ज़िले में आता है, तो वहाँ मैं हाई स्कूल के लिए मैं उधर आया था। और मेरे ग्रैंड फादर थे, मेरी ग्रैंड मदर थी, मतलब उधर की भी ग्रैंड मदर थी माताजी की, और पिताजी की भी पिताजी थे। उनको घोड़े पर बैठने की भी आदत, उनका घोड़ा भी रहता था।
तो मुझे घोड़े पर भी बैठकर मैं सवारी करता था। मैं जब मैं हाई स्कूल में मैं आया था सावलोज में, तो घोड़े पर भी मैं बैठता था। और हमारे गांव में एक सौरभ जी तमाशा था, जयवंत बाबू सावलोजकर नाम का एक तमाशा उसको बोलते ड्रामा लोकनाट्य। कंपनी। तमाशा बोलते, उसमें डांस भी होता है, वगनाट्य भी होता है। और वो तमाशा ऐसा होता है कि वहाँ उनको एक बार स्टोरी बताई तो पिक्चर से भी ज़्यादा ये कलाकार और भी ज़्यादा तेज होते हैं, क्योंकि उनको एक बार स्टोरी बताई, वो स्टोरी के मुताबिक मतलब वो वगनाट्य आगे आगे चलते रहता है। मतलब उनको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, प्राउंटिंग की आवश्यकता नहीं है। नाटक में तो प्राउंटिंग चलती है, मराठी हिंदी नाटकों में, लेकिन उनको प्राउंटिंग की आवश्यकता नहीं है। एक बार स्टोरी बताएगी ऐसा था, ये ऐसा था, तो बराबर वो वहाँ जाएगी, वहाँ ये बात करेंगे, फिर दूसरे आएंगे बात करेंगे, कभी डांस होगा, कभी और डायलॉग होगा। तो ऐसा वगनाट्य हमारे सावलोज में था, जयवंत बाबू सावलोजकर। और मुझे तमाशा भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता था। हमारे तमाशा का वगनाट्य ऐसा होता था कि रात को जब तमाशा होता था तो वहाँ हमारा जो आदमी राजा बनता था, बहुत सारे कपड़े अच्छे अच्छे पहनता था, प्रधान बनता था, और रात को तो राजा होता था, लेकिन सुबह होते ही प्रजा बन जाता था। तो मतलब राजा होता था, तो मुझे भी वो देख कर लगता था कि मैं भी तमाशा में काम करूँ। मैं भी तमाशा में जाने की संभावना मेरी थी, लेकिन मैं तो तमाशा में नहीं गया, लेकिन तमाशा देखने के लिए मुझे अच्छा लगता था। वो गणगौड़न होता था उसमें शुरू में, बाद में वगनाट्य होता था, कोई कई डांस होते थे, नए नए मराठी के गाने उसमें होते थे। तो तमाशा की मुझे बहुत बड़ी आदत थी, मतलब तमाशा की। और रात को जो राजा बनता था तो दिन को उनको कोई नहीं पूछते थे, मतलब रात को तो उसमें वो राजा किंग रहता था, एकदम बड़े आवाज़ में बहुत बड़े डायलॉग सुनाता था। तो वो मुझे अच्छा लगता था। ध्यान है आपको डायलॉग? हाँ, डायलॉग ध्यान है आपको मराठी में? नहीं, डायलॉग तो मतलब अभी मराठी के डायलॉग तो अभी है। अभी एक अगर राजा होता है तो ये राजा तो बोलता है कि ये मेरा राज है, ये मेरा राज है, मेरे राज में ये बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो उस गलत काम करने वालों को मैं जेल में डाल दूंगा, गलत काम करने वालों को मैं बिल्कुल मतलब उनको सबक सिखाने का काम करूंगा। तो इसी तरह डायलॉग होते थे और राजा के डायलॉग होते थे। सर, तमाशे पे एक प्रश्न मुझे और पूछना है, फिर मैं आपके बचपन पर एक और बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपका स्ट्रगल आगे बढ़ा। जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में तमाशा की परंपरा बहुत लंबी है और उसको मतलब समाज में विचार देने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ज्योतिबा फुले आए तो उन्होंने तमाशे में सामाजिक सौदेशिता के संदेश देना उन्होंने अपने तरीके से चालू किया। फिर आम्बेडकर आते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर आते हैं, तो उनके ज़माने में दोबारा तमाशे को रीइन्वेंट किया जाता है कि इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, लोगों को बुलाएंगे, पूरा गांव जमा होगा, थोड़ा बहुत नाच गाना हुआ और उसी के अंदर मैसेजिंग भी होगी। तो आपको जिस तमाशे ने प्रभावित किया वो कौन सा तमाशा था? क्या ये जो एक फूले की परंपरा वाला तमाशा है, एक डॉक्टर साहब की परंपरा वाला तमाशा है, क्या उस तरह के तमाशे आपने देखे थे, या फिर जो नॉर्मल एंटरटेनमेंट वाला तमाशा हुआ उसमें आपको पहले रस आया? नहीं, तमाशा में इंटरटेनमेंट होती है, मतलब इंटरटेनमेंट वहाँ जो सोंगाड़ा होता है, सोंगाड़ा होता है, वो सोंगाड़ा बहुत हंसाने का काम करता है, उसको सोंगाड़ा बोलते हैं। और वो पात्र ऐसा होता है कि वो एकदम लोगों को हंसने के लिए आएगा, इसी तरह के डायलॉग उनके होते हैं सोंगाड़े के। दूसरा तमाशा में तो मतलब इंटरटेनमेंट होती है, लेकिन वहाँ कोई विषय पर वगनाट्य होता है। वो राजा जहाँ रामायण है, महाभारत है, या और भी कोई विषय है, या आजकल फिर गांव में किस तरह मतलब एक फैमिली होती है, एक पाटिल देशमुख की फैमिली होती है, वो जमींदार होते हैं, दूसरे खेत मजदूर होते हैं, तो उनके ऊपर कैसा अन्याय होता है, इसके संबंध में भी मतलब ऐसे अनेक विषय पर मतलब वगनाट्य होता है। तो वगनाट्य हमको अच्छा लगता था। वहाँ पूरे लोग
मतलब वगनाट्य 1-2 घंटा तो उनका डांस रहता है, गनगौलन होती है, पीछे बोलने वाले लोग भी होते हैं, प्राउंडिंग करने वाले होते नहीं है, लेकिन गाने में पीछे बोलने वाले लोग होते हैं जी। तो इसी तरह मतलब तमाशा कोई विषय भी होता था, तमाशा दिशा देने वाला भी तमाशा होता था कि किस तरह तमाशा में क्या होता है। गांव में जिस तरह सरपंच होता है तो गांव का मुखिया होता है, और वो गांव का मुखिया कोई अच्छा होता है ये भी दिखाते थे, कोई बुरा होता है गलत काम करता है वो भी दिखाते थे, तो यानी विषय पर तमाशे होते थे। सर जैसे आपने बताया कि तमाशे में आपको आनंद भी आता था देखने में, कभी पार्टिसिपेट कर लिया तो आप राजा भी बन सकते हैं, तो वो सुख की अनुभूति रात में हो जाती है। लेकिन जैसे अगले दिन जब आपका सामान्य जीवन चालू होता है तो फिर हम वही जहाँ भी समाज ने हमें स्थान दिया है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्कूल आप जाते थे, क्या आपको स्कूल में भी कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा? और उस एक बालक के लिए जिसके पिता नहीं रहे, वो अपने आजी के यहाँ पे रहता है, मामा के यहाँ पे, वो कैसा स्ट्रगल होता था सर उस टाइम पे? नहीं, स्कूल में ऐसा होता था कि एक तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ज़माने में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था महू में, मध्य प्रदेश में, और उनके पिताजी रामजी अम्बेडकर सूबेदार थे, तो जब उनका आर्मी का कार्यकाल खत्म हुआ था उसके बाद उनके पिताजी सूबेदार रामजी अम्बेडकर गए थे सातारा में। वैसा बाबा साहब का मूल गांव जो है अंबरदेवी गांव है, अभी महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, मंडनगढ़ तहसील है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूल निवास है, मूल गांव है। लेकिन बाबा साहब का जीवन पूरा बाहर ही गया है, तो मंडनगढ़ में उनका गांव था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब ये महू का उनका आर्मी का कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके बाद महाराष्ट्र में सातारा जिला है, मुंबई से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और वो पुणे से 100 किलोमीटर पर है। वो उस सातारा में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी लिए गए थे। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी मराठी स्कूल में जाते थे फर्स्ट में, तो वहाँ बाबा साहब को स्कूल के अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, अनटचेबिलिटी इतनी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ नहीं जा सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी रहमतपुर एक रेलवे स्टेशन है, मुंबई से अगर वो बाबा साहब आते थे और रहमतपुर स्टेशन पे उतरते थे, और वहाँ से किसी बैलगाड़ी से, किसी की बैलगाड़ी होती है, वो बैलगाड़ी से जब वो बैलगाड़ी में बैठकर जब सातारा की तरफ आते हैं, और अगर वो गाड़ी वाहन को मालूम हुआ, गाड़ी के मालिक को मालूम हुआ कि दलित है, बमार है, उनको उन्होंने 1-2 बार गाड़ी से उतारा था। पानी भी देने से मना किया था, वो अपने लिखते हैं आत्मकथा में। हाँ, तो मतलब आपको कभी स्कूल में किसी भेदभाव का सामना करना पड़ा जब आप स्कूल में थे? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह बाबा साहब को ये मतलब अनुभव आया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महाड़ 14 तालाब का सत्याग्रह किया था, तब वहाँ बहुत सारे लोगों ने पथराव किया, सवर्ण लोगों ने, हाई कास्ट की कम्युनिटी ने। उनका कहना ये था कि महार समाज को, दलित समाज को हमारे पानी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, ये कैसे हमारे तालाब में आ सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि हमें पानी पीने के लिए मिलता ना, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें गांव के कुएं से पानी पीना है। अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमें, हमारे लिए क्यों इसी तरह की भावना वो लोग अपने मन में रखते हैं। तो बाबा साहब को जब ऐसा ये बहुत सारा पथराव हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, वो बाबा साहब के पास गए, और बाबा साहब उन्होंने पूछा कि बाबा साहब ये लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम रक्त बम्बाद हो गए, तो हम भी उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप शांत रहो, अपना समाज बहुत छोटा समाज है, वो समाज बहुत बड़ा समाज है, और आज उनके दिमाग में जो बैठा है हजारों सालों की भावना है, भूमिका है,
ये अछूत है, इसको हमारे कुएं पर आने का अधिकार नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के बाद परिवर्तन होगा, तो आप ऐसा मत करिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी शांति की विचारधारा से आगे बढ़ते थे, और इसीलिए मतलब बाबा साहब को ऐसा अनुभव तब आया। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि ऐसा अनुभव हमें आया क्या, तो ऐसा अनुभव हमें बिल्कुल नहीं आया। मतलब स्कूल में हम जाते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ होता था, लेकिन स्कूल में हम जाते थे, अधिकार से जाते थे। और अगर बाबा साहब जैसा हमको अगर कोई टीचर करता था कि तुम स्कूल के बाहर बैठो, तो हम उस टीचर को बाहर निकाल देते निकाल सकते थे, इतनी हमारे मन में ताकत होती थी। तो गांव में तो मतलब हमारे फ्रेंड सवर्ण समाज के भी थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी भावना कभी होती भी थी। कब ऐसा अन्याय करते थे तो उनकी पिटाई करने का भी काम हम करते थे। शुरू से हमको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की आदत थी। हमारे गांव में, अगल गांव में दलित समाज के एक 50-60 मकान थे, दूसरा गांव में 700-800 मकान थे, लेकिन हम डरते नहीं थे। हमको लगता था कि बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब ने आज़ाद मतलब देश को आज़ादी मिली है, और हमारे ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता है। और गांव में हम बाबा साहब की जयंती ऐसी मनाते थे कि बैलगाड़ी से बाबा साहब के प्रतिमा को रखकर पूरे गांव से रैली निकालते थे। कभी कभी रैली के लिए विरोध भी होता था, लेकिन हम पुलिस परमिशन लेते थे, और पूरे गांव में बैंड बाजा है और भी दूसरा बाजा बजाने वाले लोग हैं, हम डांस करते थे। हम जो नीली है, नील होती है, तो नीली हम जो जैसे गुलाल होता है, वैसे गुलाल से नीली होती है तो हम ऐसा फेंकते थे, नीले लगाते थे। तो बहुत आनंद आता था कि बाबा साहब की जयंती मनाने में। और फिर मुंबई के कलाकार जो होते हैं हमारे, बहुत कव्वाल हमारे बहुत सारे, हजारों कव्वाल हमारे हैं, तो मुंबई के कव्वालों को बुलाकर हम वहाँ गाने का प्रोग्राम रखते थे। रात भर वो कॉम्पिटिशन होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो गाँव में हमको मंत्री जी ऐसा अनुभव हमको आया नहीं। बाबा साहब को जो अनुभव आया, थोड़ा सा मैं हमको आया नहीं। 20-30 साल आगे चलता हूँ। आपने जिक्र किया कि बाबा साहब की मूर्ति को रख के घुमाते थे, उत्सव मनाते थे। ये 1997 की घटना है, 1997 की। घाटकोपर के रमाबाई नगर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में दलित समूह प्रदर्शन कर रहा था। शिवसेना भाजपा युद्ध की तब सरकार थी, फायरिंग हुई थी, 10 लोग मारे गए थे। यहाँ पर आप भी पहुंचे थे अपना समर्थन दिखाने के लिए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने आपके साथ भी बदसलूकी की थी। एक आपकी तस्वीर बड़ी प्रचलित हुई थी जिसमें आपके कुर्ते पैजामा फटा हुआ है और पुलिस आपको घेर के बाहर ले जा रही है। क्या हुआ था घाटकोपर में? हाँ, तो जो घाटकोपर में हुआ था कि जो जिस स्टैचू का मतलब स्टैचू को अपमानित करने का काम किया था, स्टैचू को माला पहनाई गई थी, जूतों की माला। तो उसके बाद रमाबाई अंबेडकर नगर के पूरे लोग मतलब बाहर आ गए, और वहाँ मतलब जो पुलिस ने वहाँ फायरिंग किया, और फायरिंग करने के बाद उसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिस स्टैचू के बारे में ये संघर्ष हुआ था, उस स्टैचू का इनॉग्रेशन मैंने किया था। मेरी शादी 1992 में हुई थी लोनावाला में, और उसी रात मैं उसी शादी करके मैं उसी रात रमाबाई कॉलोनी में आया था। रमाबाई कॉलोनी में दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया की शाखा, ये शाखा हमारी बड़ी शाखा थी, और पूरी जनता हमारे साथ थी, पैंथर की जनता हमारे साथ थी। तो वहाँ जब मतलब उस स्टैचू का इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ है, मैं और मेरी बीबी वहाँ आए थे। तो जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें कुछ लोगों का ये था कि भाई मेरी लीडरशिप बहुत बढ़ती जा रही है, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, मेरी कितनी किताब आई नहीं है, मैं खाली फील्ड वर्कर हूँ, लेकिन इनके साथ इतनी जनता का कैसी। और पूरे महाराष्ट्र में गली गली में, गांव गांव में दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया, भारतीय दलित पैंथर की शाखाएं बोर्ड रहते थे। तो बाकी के सब नेता उसमें नाराज थे, और फिर समाज में यूनिटी नहीं है, समाज में यूनिटी नहीं है, एक समाज की भावना होती थी। तो उसमें मुझे ये कुछ लोगों ने राजनीति करके, मैं सबसे पॉपुलर नेता था, सब युवाओं में, महिलाओं में, गांव के लोगों में
मेरी सभाएं होती थी, मेरे भाषणाचे होते थे। मैं नामांतर के लिए, मंडल कमीशन के लिए, बेरोजगारों के लिए, झोपड़पट्टी के लिए, महिलाओं पर अत्याचार होता है, दलित पर अत्याचार होता है, ऐसे कई विषयों पर भूमि लोगों को जमीन दे दो, ऐसे कई विषयों पर हमारा आंदोलन चलता था। और मेरी पार्टी थी बढ़ रही थी कि 1997 में, मतलब जिस तरह मैं मंत्री भी बना था 90 में, शरद पवार के सरकार में मैं 5 साल मंत्री था। तो मेरे चेंबर के बाहर इतनी भीड़ होती थी कि मुख्यमंत्री के पास भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो पूरे लोग 400, 500, 700 इतने लोग आते थे, मैं इतने लोगों को रोज़ मिलता था। तो मेरी लीडरशिप बढ़ रही, एक गुस्सा कुछ लोगों के मन में था, और बाकी के लीडर को छोड़कर बाकी के लीडर तो किधर छुप कर बैठे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा मूवमेंट चलाया कि भाई नेता लोगों के कारण ऐसा हुआ। कौन लोग थे ये? किसके उकसाने पे भीड़ ने आपके कपड़े फाड़े? अपने लोग थे। नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, नाम तो नहीं है, लेकिन अभी लोग अपने ही थे, अभी लोग तो अपने ही थे। तो आप तो बहुत हक्का बक्का रह गए होंगे कि जिस जगह आप शादी के बाद आए, दलित पैंथर्स ने इतना स्वागत किया, 5 बरस के भीतर उसी जगह आपको वहां से पुलिस को निकालना पड़ा। हाँ, मतलब अभी वो तो माहौल ऐसा था कि कुछ लोगों ने ये पूरा वातावरण फैलाया था कि अपने नेता एक साथ रहते नहीं है। लेकिन मैं तो यूनिटी के बारे में हमेशा बोलता था कि भाई मैं तैयार हूँ। 90 साल में हमारी यूनिटी हुई थी, लेकिन यूनिटी में दरार पैदा हुई। किससे कंपटीशन था आपका? यूनिटी में कंपटीशन किससे था? प्रकाश अंबेडकर जी से? हाँ, मतलब जो यूनिटी हुई थी 1989 में। हाँ, थोड़ा बताएं सर विस्तार से। 1989 में ऐसा हुआ था कि मेरा भारतीय दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया, ये मेरा संगठन था। प्रकाश अंबेडकर की भी एक पार्टी थी, आर.एस. गवई की एक पार्टी थी, जोगेंद्र कवाड़ी की पार्टी थी, और भी खोबरागढ़ी गुट एक था। तो ऐसे एक गुट ऐसे अलग अलग थे। तो समाज में एक मूवमेंट चली कि भाई दलित पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो सब नेता ने एक साथ आना चाहिए। तो हमारे सिद्धार्थ कॉलोनी के चेंबूर में वहाँ के 9 लड़के अनशन के लिए बैठे। चेंबूर में बाबा साहब का स्टैचू है वहाँ, और वहाँ फिर वो 8-10 दिन आंदोलन चलता रहा। मैं उनको जाकर मिलकर आया और मैंने बोला कि भाई मैं यूनिटी के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनका ऑपोजिशन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिवस आता है, तो वहाँ कम से कम 8-10 लाख लोग पूरे देश भर जाते हैं। दादर में चैत्य भूमि है। तो वहाँ फिर मेरी सभा कई सालों से शिवाजी पार्क मैदान उधर बाजू में वहाँ होती थी, और उसमें हजारों की संख्या में भीड़ उसमें होती थी। तो मेरे सभा में कुछ लोग आए और यूनिटी करो इसी तरह की घोषणा देने लगे। तो मैंने बोला कि भाई यूनिटी के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूँ और मैं यूनिटी के लिए तैयार हूँ। तो मैंने वहाँ मंच पर अनाउंस किया कि मैं मेरा गुट डिसॉल्व कर रहा हूँ, और चलो अपन प्रकाश अंबेडकर के पास जाते, चैत्य उधर से बाजू में है। तो मैं हजारों लोगों को लेकर मैं चलते चलते वहाँ चैत्य चला गया, और माननीय प्रकाश अंबेडकर जी को मैंने बताया कि लोगों में बहुत गुस्सा है, सब नेताओं ने एक साथ आना ही चाहिए, इसी तरह लोगों की भावना है। तो अभी अपने को कौन सी भी हालत में इकट्ठा हम है, ये सामने जाकर लोगों को बताना होगा। तो नहीं तो लोगों में बहुत बड़ा रोष है। तो प्रकाश अंबेडकर कन्विंस हो गए। बाद में गवई साहब को बुलाया, कवाड़ी को बुलाया, और फिर जहाँ चैत्य के सामने एक मंच होता है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वहाँ आकर हमने जनता को बताया कि हम नेता सब लोग एक साथ आए हैं। तो हम सब लोग एक साथ आए, सब गुट। तो एक साथ आने के बाद ऐसा हुआ कि अब इलेक्शन एकदम सामने आया था, 1-2 महीने पर इलेक्शन आया था। तो तब हम शिवसेना भाजपा का कड़ा विरोध करते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने के लिए विरोध किया था। शिवसेना और दलित प्रांतर का हमेशा संघर्ष होता था। गांव-गांव में शिवसेना की पार्टी होती थी, वो वहाँ हमारे भी बोर्ड होता था पैंथर का। तो मतलब तो पैंथर का बोर्ड होता था।
तो इसी तरह मतलब हमारा ये काम चलता रहा। लेकिन जब ये हमारी यूनिटी हुई थी तो यूनिटी के बाद एक विषय पर विवाद पैदा हुआ कि इलेक्शन में किसके साथ जाना है, अलायंस किसके साथ करना है। ठीक। मेरा आग्रह ये था कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाना चाहिए। अगर अपने को शिवसेना भाजपा नंबर 1 का शत्रु है तो दूसरे शत्रु को साथ लेकर अपन शिवसेना भाजपा को हराना चाहिए। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। प्रकाश आंबेडकर जी बोलते थे कि जनता दल के साथ जाना चाहिए। मैं बोल रहा था भाई वीपी सिंह के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन महाराष्ट्र में जनता दल का विशेष कोई जनाधार नहीं है। तो उनके साथ जाने से शिवसेना बीजेपी को हराने में हमको मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब फिर ये हुआ कि ये निर्णय हुआ कि जो बहुमत है पार्टी का, जो कमेटी का, तो जो बहुमत होगा वो निर्णय लेंगे। तो बहुमत हुआ कांग्रेस के बाजू से। फिर मैं कांग्रेस साथ चला गया, लेकिन बाकी के लोग मेरे साथ आए नहीं। तो भी यूनिटी ऐसी हुई थी, हमारी यूनिटी हुई थी। और मैं उसमें फिर रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट के कारण ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इसीलिए शरद पवार ने हमको उसमें मंत्री बनाया था। सर, हम बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं कि शरद पवार के साथ जो आपका एक लंबा राजनीतिक सफर आगे गया, लेकिन उससे पहले अभी तक जो आपने अपना एज एन एक्टिविस्ट अपना सफर बताया, उसमें 2 नाम बार बार आए, एक दलित पैंथर्स और दूसरा नामांतर आंदोलन, जो 16 साल चलता है। बहुत बड़ा स्ट्रगल, एक तरफ पैंथर्स एक तरफ शिवसेना होती है। आपका इससे जुड़ाव कैसा हुआ, पहले हम ये जानना चाहते हैं, उसका इंसेप्शन कैसे हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि एक दलित पैंथर्स के एक बड़े कार्यकर्ता हुए अरुण कृष्णा जी कामले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आपको बहुत ग्रूम किया सांगठनिक चीज़ों में, उनकी क्या क्या स्मृतियां हैं और ये आपने जो ट्रेनिंग आपको मिली, कैसे आपने नामांतर में इस्तेमाल किया इसको। और एक सर इसमें ये भी जानना चाहते हैं कि आप दलित पैंथर्स के साथ जुड़े थे, फिर आपने और कामले साहब ने मिलकर भारतीय दलित पैंथर्स से अलग गुट क्यों बनाया 76 में? हाँ, तो ये हुआ था कि जब दलित पैंथर बनी थी, तो दलित पैंथर बनने के बाद दलित पैंथर के मुख्य 2 ही नेता थे, राजा ढाले और नामदेव साहब। JV पवार और उनके साथ थे, लेकिन मुख्य नेता 2 थे। तो ये दोनों में ये विचारधारा में विवाद हुआ कि एक मैनिफेस्टो जो है, एक मैनिफेस्टो एक पैंथर का आया था, और वो मैनिफेस्टो एक सुनील दिगे नाम के एक आदमी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उनके सहयोग से नामदेव रसाल ने मतलब वो मैनिफेस्टो बनाया। लेकिन वो मैनिफेस्टो बनाते समय राजा ढाले को पूछा नहीं, इसीलिए राजा ढाले ने उस मैनिफेस्टो का विरोध किया। वो बोले कम्युनिस्ट विचारधारा का मैनिफेस्टो है, हम तो अम्बेडकराइट है। तो अम्बेडकराइट और कम्युनिस्ट का बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद है। तो ये जो मैनिफेस्टो कम्युनिस्टों का है, तो ये दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। नामदेव रसाल अलग हो गए और राजा ढाले अलग हो गए। फिर राजा ढाले ने दोनों भी दलित पैंथर के नाम से कुछ दिन काम करते रहे, लेकिन बाद में राजा ढाले ने दलित पैंथर डिसॉल्व की और नामदेव रसाल दलित पैंथर के नाम से काम करते रहे। और राजा ढाले ने मास मूवमेंट बनाई। जब राजा ढाले ने मास मूवमेंट बनाई, तब मैं राजा ढाले के साथ बहुत ही विश्वासुमय आदमी था, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनके साथ रहता था। मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में राजा ढाले भी रहते थे। जब भी सभा होती थी तो मैं उनके साथ जाता था। रात को हम 1-2 बजे आते थे। परभणी में गए थे सर आप लोग साथ में? परभणी वाली जो घटना हुई थी, आप उसमें साथ में गए थे। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, एक बड़ा मूवमेंट महाराष्ट्र में खत्म हुआ। उसमें राजा ढाले ने बहुत बढ़िया कविता की थी। आप उस टाइम भी संपर्क में थे? आपका जाना हुआ उस घटना के बाद? उस टाइम मैं नहीं था, उस टाइम मैं नहीं था, नहीं, बाद में मैं था। तो मतलब ये जब अत्याचार होते थे तो वहाँ तो सब लोग जाते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते तो भी जाते थे। लेकिन जो फूड आपने सवाल किया है कि तो राजा ढाले ने मास मूवमेंट बनाने के बाद औरंगाबाद में एक हमारी मीटिंग हुई, और औरंगाबाद में 1977 में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि दलित पैंथर डिसॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। पैंथर जैसा मूवमेंट ये दलितों का एक संरक्षक का कवच है,
और दलित पैंथर को आगे बढ़ाना चाहिए। दलित पैंथर से ही दलितों का संरक्षण हो जाएगा और दलित पैंथर की सवर्णों में बहुत बड़ी दहशत भी है, तो दलित पैंथर ही चालू रखनी ही चाहिए। ये मुद्दे पर राजा ढाले से मतभेद हमारे हुए और हम लोगों ने अरुण कामले को अध्यक्ष बनाया, गंगाधर गाड़े को जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं ऑर्गेनाइजर बना और हमने दलित पैंथर को भारतीय दलित पैंथर के रूप में, दलित पैंथर ऑफ इंडिया के रूप में, क्योंकि जब राजा ढाले ने निर्णय लिया मास मूवमेंट का तब 13-14 राज्यों में दलित पैंथर थी, वो सब कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए और फिर हमने भारतीय दलित पैंथर नाम का संगठन शुरू किया और वो संगठन फिर गांव-गांव में पहुंचा था। और दूसरा जो है, जो आपने सवाल किया कि अत्याचार जब भी होता था तब पहले तो ये नेता जाते थे, लेकिन भारतीय दलित पैंथर बनने के बाद मैं एक्टिव बन गया। मैं फिर वहाँ अरुण कामले तो हमारे नेतृत्व करते थे। अरुण कामले जी प्रोफेसर थे, अरुण कामले बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, उन्होंने कई किताब भी लिखे हैं, तो उनके नेतृत्व में हम काम करते थे। लेकिन तो लेकिन भारतीय दलित पैंथर हमने शुरू की कि भाई पैंथर मूवमेंट रहनी चाहिए। इसलिए नामांतर का विचार किसका था सर कि एक मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जुड़ेगा, ये किसका डिसीजन था? और जब आपने देखा कि शिवसेना की तरफ से पुशबैक आता है और इतना पुशबैक आता है कि 16 साल लगते हैं समझौता होने में। हाँ, तो ये हुआ था कि हमने जो हमारा जो भारतीय दलित पैंथर का औरंगाबाद में जो हमने निर्णय लिया, उसी मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तो बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो उन्होंने स्थापित की थी, जिसका सिद्धार्थ कॉलेज जो मतलब मुंबई में है, अंबेडकर कॉलेज जो वडाला में है, महाड़ में है, बेंगलोर में है, पूना में है, औरंगाबाद में कम से कम 200 एकड़ जमीन बाबा साहब ने ली और वहाँ आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, ऐसे अलग अलग फैकल्टी के कॉलेज वहाँ थे। तो बाबा साहब वहाँ जाते थे और बाबा साहब का कहना था कि मराठवाड़ा बैकवर्ड एरिया है तो यहाँ शिक्षा बहुत बड़ी ज़रूरी है। तब उस्मानिया यूनिवर्सिटी वहाँ होती थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो मराठवाड़ा के कॉलेज होते थे। तो बाबा साहब ने मांग किया था कि भाई मराठवाड़ा के लिए एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन तब मराठवाड़ा था अपने निजाम संस्थान के अंतर्गत। लेकिन जब संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट चली और मराठी बोलने वाले लोग संयुक्त महाराष्ट्र में आना चाहिए, तो बाद में मराठवाड़ा जो है, मराठवाड़ा संयुक्त महाराष्ट्र में आ गया। विदर्भ मध्य भारत में था, उसकी राजधानी नागपुर थी, तो विदर्भ भी मतलब महाराष्ट्र में आ गया। गुजरात जो पूरा था, गुजरात पहले मुंबई प्रांत में था, गुजरात अलग हो गया, गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात हो गया। विदर्भ और मराठवाड़ा मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में आ गए। तो इसी तरह मतलब हमारी मांग, हमारे भारतीय दलित पैंथर के रिजोल्यूशन के वक्त हमने मांग किया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि शरद पवार जी ने मतलब वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे, तो शरद पवार जी ने कुछ एमएलए को लेकर वो कांग्रेस से बाहर आ गए और उन्होंने मतलब वहाँ जो जनता दल है, जनसंघ है, सीपीआई, सीपीएम, ऐसे जो जनता पार्टी, तब जनता पार्टी थी, जनता दल नहीं था। जनता पार्टी है, जनता पार्टी थी, लेकिन जनता पार्टी में भी फूट हुई थी उसको शायद। तो जो फिर वो पवार साहब की जो सरकार बनी, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसमें अशोक आडवाणी और उत्तमराव पाटिल दो जनसंघ के या अभी बीजेपी के समझो, ये दोनों भी उसमें मंत्री थे। बाकी के दूसरे पार्टियों के भी मंत्री थे, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी के, तो ये थे। तो मतलब तो शरद पवार ने आते ही मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने का रिजोल्यूशन पास किया और फौरन मराठवाड़ा में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, दलित समाज पर अटैक हुआ। जनार्दन मेवाड़े, पूछराम कामले नाम के दो हमारे नौजवान शहीद हुए।
एक हमारा बौद्ध समाज का था, दूसरा माता समाज का था, और उनके ऊपर एकदम ऐसे अटैक किया कि और बहुत सारे गाँव, मराठवाड़ा के अनेक जिलों में गांव में हमारे मकान जलाई, लोगों की मारपीट हुई। फिर जो रिजोल्यूशन पास हुआ था वो ऐसा ही रुक गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। फिर हमारा आंदोलन हमेशा चलता रहा, और जब मैं 90 में मंत्री बना तो मैं शरद पवार जी को पत्र दिया था कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम मिलना ही चाहिए, तो मैं मंत्रिमंडल में आता हूँ। उन्होंने बोला कि कोई हरगिज नहीं है, आपके कारण हमारी सरकार आई है, आप अगर हमारे साथ होते नहीं थे तो हमारी सरकार ही नहीं आती थी, ज़रूर अपन बाबा साहब का नाम देंगे, क्योंकि मैंने रिजोल्यूशन पास किया था। तो फिर 90 को मैं समाज कल्याण, ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, निषेध प्रचार और रोजगार गारंटी। आपकी सोशल जस्टिस, निषेध प्रचार और रोजगार गारंटी, ये 3 डिपार्टमेंट आपको ये 3 डिपार्टमेंट थे। बाद में मेरे पास ट्रांसपोर्ट भी आया था, ट्रांसपोर्ट भी बाद में। तो ठीक है, तो हम मंत्री बनने के बाद फिर 1994 में मतलब ऐसा हुआ कि अभी 3-4 साल गए, मैं पवार साहब को याद करता था, लेकिन पवार साहब का कहना था कि लोगों को कन्विंस करके नामांतरण का रिजल्ट पास करना चाहिए, वहाँ दोबारा दंगे फसाद नहीं होना चाहिए, दलितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर पवार साहब ने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने का काम किया, और फिर मैंने पवार साहब को एक पत्र दिया था कि मैंने पत्र दिया था पवार साहब को अक्टूबर में, अक्टूबर 1994 में, और वो पत्र मैंने लिखा था कि पवार साहब, आपके बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है, लेकिन मैं जिस नामांतर के लिए मैं आपके मंत्रिमंडल में आया हूँ, मेरी समाज की भावना है नामांतर होना ही चाहिए, बाबा साहब का नाम मिलना ही चाहिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को। तो आप कब करने वाले हैं? अगर आप, मैं आपको टाइम देता हूँ कि 26 जनवरी 94 के पहले अगर आप नहीं करेंगे तो मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहूँगा। तो फिर पवार साहब ने बहुत सारे लोगों से बात की और फिर मुझे बताया कि कब करने का है। तो मैंने बोला कि भाई बाबा साहब के ज़िंदगी में 14 तारीख को बहुत बड़ा महत्व है। उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है, इसीलिए आप ऐसा करो कि 14 जनवरी ये मकर संक्रांति का दिन आता है, उसी दिन आपके कैबिनेट लीजिए। और फिर वहाँ शरद पवार ने उसी दिन 14 जनवरी को कैबिनेट ली 94 में, और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम मिला। कि बाला साहब ठाकरे जी मतलब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब का नाम देने का विरोध करते थे। और दूसरा ये है कि जब शरद पवार ने बताया कि सभी को कन्विंस करना चाहिए, तो नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, तो मैं एक दिन के लिए मैं मुंबई आया और मैं मातोश्री पर जाकर बाला साहब ठाकरे से मेरी बात हुई और कम से कम 2-2.5 घंटा तक उनके साथ बात हुई। उन्होंने बताया कि भाई मैं बाबा साहब का विरोध नहीं करता हूँ, मुझे बाबा साहब के बारे में बहुत बड़ा आदर है, और लेकिन हमारे लोगों का विरोध है। उनका कहना है कि अगर चुनाव जीतना है तो नामांतर का विरोध करना होगा, और इसीलिए मैंने नामांतर का विरोध किया है। लेकिन खाली शिवसेना का विरोध नहीं था, तो वहाँ सभी पार्टी के लोगों का विरोध था, जो मराठवाड़ा रजाक आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे, मराठवाड़ा को महाराष्ट्र में लाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, ऐसे लोगों का सभी का विरोध था। उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे, तो सब ने विरोध किया था इसका। इसीलिए मतलब बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। लेकिन 14 जनवरी 1994 को रिजोल्यूशन पास होने के बाद वहाँ फिर शरद पवार ने ऐसा निर्णय लिया कि नांदेड़ को एक क्या नाम हो गया, नांदेड़ में भी एक यूनिवर्सिटी जो है, ये 2-3 जिले के लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई, और औरंगाबाद में अभी का जो समाजी नगर में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। और वो बनाते वक्त हम भी मांग पहले करते थे कि भाई बाबा साहब का बहुत सारा योगदान मराठवाड़ा में शिक्षा को मजबूत करने का था, और मराठवाड़ा ऐसा है कुछ शब्द, उसको वाले बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जोड़ना है। तो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी,
तो उसके बाद कोई दंगे हुए नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए, लेकिन आपने जो सवाल किया था कि इसको मराठवाड़ा के जो इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोग इसका विरोध करते थे। मंत्री जी, नामांतर का जिक्र हो रहा है, इसी तरह का एक प्रकरण होता है 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में एक रोज पहले एल्गार परिषद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप बड़े आदर से यहाँ नाम ले रहे हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आपको और उनको सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी एक दूसरे का माना जाता है। ऐसे प्रकाश अंबेडकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिग्नेश मेवानी थे, सोनी सोरी थी और तमाम एक्टिविस्ट थे लेफ्ट इंटेलिजेंसिया से जुड़े हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगले दिन भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। देखते ही देखते समारोह में पत्थरबाजी होती है, हिंसा होती है। इस हिंसा के बाद 2 तरह की एफआईआर होती हैं। एक एफआईआर है जो पुण्यग्रामी की पुलिस करती है संभाजी भिड़े और दूसरे लोगों के खिलाफ, और एक एफआईआर होती है एल्गार परिषद के खिलाफ। फिर इसमें एनआईए की एंट्री होती है जो गौतम नवलखा समेत कई, हनी बाबू समेत कई लोगों पर चार्जशीट करती है। किसी का माओवादियों से लिंक बताती है, किसी से कुछ और। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि जो भीमा कोरेगांव में जमा दलित समर्थकों पर जिन्होंने पत्थरबाजी की, ऐसा जिन्होंने आरोप लगाया, संभाजी भिड़े और बाकी लोग, उनके ऊपर उतनी जटिल धाराएं नहीं लगाई गई। वो संभाजी भिड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाते हैं। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? क्या एनआईए ने ठीक कार्रवाई की है? न्याय हो रहा है? ना, मुझे लगता है कि जो एल्गार परिषद हुई थी, तो एल्गार परिषद में तो खूंखार भाषण करने वाले लोग होते हैं, संघर्ष की भूमिका रखने वाले लोग होते लोग थे। लेकिन जो भीमा कोरेगांव में हुआ उसका और एल्गार परिषद का कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ भीमा कोरेगांव में, वहाँ जो वडू नाम का एक गाँव है, वडू गांव में संभाजी महाराज जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, तो उनकी समाधि वहाँ है। तो वडू गांव में एक था कि एक हमारे गायकवाड़ नाम के पहलवान थे हमारे महाराज समाज के। तो जब संभाजी महाराज की हत्या हुई थी तब उनकी बॉडी जो है, बॉडी उस गांव में लाई थी, वडू गांव में। और वहाँ हमारे गायकवाड़ नाम के पहलवान थे, उन्होंने डेरिंग से जाकर उस बॉडी को उठाया और उस बॉडी जो तितर बितर हुई थी उसको ठीक ठाक उन्होंने किया और गांव को उन्होंने वो गाड़ी सौंप दी थी। तो गायकवाड़ जी का वहाँ जो उस गांव के थे, उस गांव में उनकी छोटी सी समाधि है हमारे बौद्ध समाज के इसमें। तो हमारे लड़कों ने वहाँ एक बोर्ड लगाया था कि हमारे महार कितने शूर होते हैं, पेशवा लोगों को हमने हराया। जिस तरह भीमा कोरेगांव का इतिहास ऐसा है कि 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं के साथ संघर्ष हुआ और उसमें महार बटालियन के लोगों ने, 500 लोगों ने हजारों जो पेशवे थे उनको भगाया और इसीलिए, और उसमें कम से कम कई लोग, 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। तो उनके स्मरण के लिए मतलब सरकार ने वो वहाँ स्तंभ बनाया है, भीमा कोरेगांव का स्तंभ बनाया है। तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी भी वहाँ जाते थे। लेकिन मैंने शुरू में वहाँ जाना शुरू किया। महीने पहले 100 लोग जमा होते थे, हम लॉरी में लाउड स्पीकर लगाते थे, वहाँ जाकर भाषण करते थे, वहाँ स्तंभ को प्रणाम करते थे। तो स्लोली साइलेंटली लोगों की संख्या बढ़ती गई और 1 जनवरी 2018 को उसको 200 साल पूरे हुए थे। इसीलिए कम से कम 4-5 लाख लोग वहाँ आए थे। तो जो वहाँ का संघर्ष हुआ था, तो मैंने बोलते बोलते मैंने भूल गया कि वडू गांव के एक कार्यकर्ता ने ऐसा बोर्ड लगाया कि महार समाज मराठा से भी ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा संघर्षमय है। तो फिर मराठा समाज के नौजवानों ने उस बोर्ड को फाड़ दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पुलिस आई थी। पुलिस ने फिर कुछ मराठा नौजवानों को अरेस्ट किया था, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लगाई थी और फिर पुलिस आकर वो सब उन्होंने मिटाया था। लेकिन मिटाने के बाद भी
मैं 31 तारीख को मैं उस ओडू गांव में मैं था, और मैंने भी दोनों लोगों को समझाया था कि भाई अपन नहीं करना है, कि इसके पहले हर साल लोग उधर आते थे, एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि फिर ये उन्होंने बोर्ड हमारा फाड़ा था, फिर वो लोग अंदर पुलिस ने डाले थे, उसका उनको गुस्सा था। तो अचानक 1 तारीख को 400-500 मोटरसाइकिल लेकर मराठा नौजवान तरुण आए, और उन्होंने मतलब भीमा कोरेगांव के तरफ जाने के लिए मतलब उन्होंने कुछ किया। पुलिस ने उनको रोकना चाहिए था, लेकिन वैसा रोका नहीं, वो वहाँ गए। नौजवान अकेले तो नहीं होंगे सर, उनके पीछे लोग होंगे। आपने इससे पहले नाम लिए हैं, मिलिंद एकबोटे, संभाजी भिड़े। नहीं, संभाजी भिड़े वगैरह अभी कुछ लोग उनके भी कार्यकर्ता हो गए, लेकिन उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी जो नौजवान थे, उसमें कोई पार्टी का विषय मुझे लगता नहीं है। मराठा करके वो सब लोग वहाँ से चले गए कि मराठा समाज का अपमान हुआ, ये बोर्ड में मराठा समाज का अपमान करने का इन्होंने काम किया, हमारे लोगों को अंदर डाल दिया। तो उन्होंने रैली निकाली पुलिस का परमिशन नहीं होने के बावजूद भी, और वहाँ जाकर वहाँ के लोग जो आ रहे थे, भीमा कोरेगांव तो वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है, वहाँ जाकर उन्होंने पत्थरबाजी की। फिर हमारे लोगों ने भी उसका सामना किया, पत्थर से उनको रिप्लाई देने का भी काम किया। तो इसीलिए मतलब ये संघर्ष हुआ था। वहाँ एल्गार परिषद वालों के कारण ये नहीं हुआ था, लेकिन एल्गार परिषद में ज़्यादा कुछ लोग नक्सलाइट विचारधारा के भी लोग हैं। हमारा कहना यह है कि जो अम्बेडकराइट होता है वो नक्सलाइट कभी होता नहीं है, और नक्सलाइट होने से कोई परिवर्तन होगा नहीं। वो खुद भी मर जाते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने अम्बेडकराइट बनना चाहिए, उन्होंने शांति के धारा से आगे बढ़ना चाहिए। नेपाल के प्रचंड नाम के माओवादी थे, वो बाद में मेन स्ट्रीम में आ गए, वो वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए। या मिजोरम के भी जो एक मुख्यमंत्री थे, वो भी मतलब वो इस आंदोलन में थे, बाद में वो मेन स्ट्रीम में आ गए। तो हमने बहुत बार अपील किया है, वो सब हमारे मित्र है, मित्र मतलब हमारे पहचान के लोग हैं। तो नक्सलाइट मूवमेंट से किसी जमींदार को मारने से तो उनका लड़का जिम्मेदार बनता है, उससे कोई ऐसा करने से फायदा हिंसा से है। शांति के मार्ग से आप काम करो। क्या आपको ऐसा लगता है मंत्री जी कि दलित आंदोलन में नक्सलवादी तत्व घुस गए, उसको लीडरशिप को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारे इसमें नक्सलाइट कोई आए नहीं है, हम नक्सलाइट को लेते नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि एल्गार परिषद का मामला अलग था, क्या आप जिग्नेश मेवानी को नक्सली मानते हैं? एल्गार परिषद जो उन्होंने ली एल्गार परिषद, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ जो यहाँ, इससे एल्गार परिषद का कोई संबंध नहीं है। पर एनआईए की चार्जशीट तो यही कहती है कि वहाँ भड़काऊ भाषण दिए गए और अगले दिन हिंसा हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं एनआईए का होगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि जो बैकग्राउंड मैंने बताया, तो ऐसा और वो भी होता है कि जब ऐसा उल्टी सीधी बातें होती है तो भी दंगा फसाद होता है। तो एल्गार परिषद वालों ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई खाली ऐसी भाषण करने से कुछ होता नहीं है, समाज में वितुष्ट पैदा करने से कुछ होता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी जो मैंने अनुभव माड़ तालाब के सत्याग्रह का बताया, तो शांति रखनी चाहिए और शांति से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने आखिर में बुद्धिज्म को स्वीकारा है। तो अगर अम्बेडकराइट बनना है तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जरूर होता है। जिस तरह बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन आज बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है, वो तो सबको लेकर आगे चल रहे हैं, सभी को साथ में लेकर आगे चल रहे हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, तो परिवर्तन होता ही नहीं है। ऐसा मानकर चलना ठीक नहीं है, हमेशा संशय कल्लोल करना ठीक नहीं है। जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और मैं एक सही बुद्धिस्ट हूँ मैं, और मुझे मालूम है कि समाज में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, पार्टी में परिवर्तन होता है। अगर बीजेपी में परिवर्तन नहीं होता था तो बीजेपी इतनी सीट कैसी चुनकर लाती थी। बीजेपी के साथ आज दलित भी है, आदिवासी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सब लोग हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं। एक बार 1982 में बीजेपी के दो एमपी थे, 84 में जी, हाँ 84 में तो 2 एमपी थे, अभी इतने एमपी बन गए हैं। तो उनके साथ सभी समाज के लोग आ रहे हैं, इसीलिए वो सत्ता में है। एक जमाना का कांग्रेस था, उनके साथ ये सब लोग थे। और तब आप भी कांग्रेस में थे? हाँ, मैं भी था। आपने तो ये सदन में कहा, आपने सदन में कहा कि जब आप सत्ता में थे तब हम आपके साथ थे, अब ये सत्ता में है तब हम इनके साथ हैं। लोगों ने कहा कि
आठवले जी सत्ता के साथ हैं या विचारधारा के साथ हैं? मैं तो विचारधारा के साथ भी हूँ, सत्ता के साथ भी हूँ। बाबा साहब ने बोला है कि सत्ता तक पहुँचना चाहिए। अगर अपने बलबूते पर पहुँचना संभव नहीं है तो किसी का साथ लेकर वहाँ पहुँचना चाहिए। और एक सौरभ जी बताओ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई इनको मंत्री पद चाहिए, लेकिन मुझे मंत्री पद से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत बड़ा हूँ, तो लेकिन ये है कि मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वो सत्ता में आते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में मैंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बदले मुझे वहाँ मंत्री पद मिला। अभी मैंने बीजेपी, शिवसेना और एनडीए को मैंने सपोर्ट किया, एनडीए सत्ता में आई, उसमें मुझे मंत्री पद मिल गया। तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं सत्ता के लिए मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके आलोचक कहते हैं कि 2004 से 2009 के बीच आप सांसद थे और लगातार चाहते थे कि यूपीए 1 में आपको मंत्री परिषद में लिया जाए, आपको नहीं लिया गया। और 2009 में जिस कांग्रेस और एनसीपी के साथ आपकी आरपीआई पार्टी का गठजोड़ था, उसी ने भितरघात करके आपको लोकसभा का चुनाव भी हरवा दिया। सही बात है ये? हाँ, ये बात सही है कि मैं 2000 में पहले 1998 में मैं चुनकर आया था। प्रकाश अंबेडकर चुनकर आए थे, आर.एस. गवई थे, जोगेंद्र कवाड़े थे। रिपब्लिकन पार्टी के 4 MP तब चुनकर आए थे कांग्रेस के अलायंस में। और तब बहुजन समाज पार्टी के मायावती के ही 4 MP चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश से। आप मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से जीत के आए थे? हाँ, मैं नॉर्थ सेंट्रल से मैं चुनकर आया था। तो मैं नॉर्थ सेंट्रल से आया था। प्रकाश अंबेडकर अकोला से आए थे, गवई साहब अमरावती से आए थे, और जोगेंद्र कवाड़ी जी चिमूर नाम के कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर के बाजू में, चंद्रपुर वगैरह ऐसी, तो वहाँ से 4 MP हमारे चुनकर आए थे। तो मतलब 4 MP चुनकर आए थे। फिर सर आप अगले ही साल जब चुनाव हुए 13 महीने बाद, तो पंढरपुर क्यों चले गए मुंबई छोड़ के? मुंबई छोड़कर इसलिए चले गए कि 1998 में जब हम चुनकर आए, तब शरद पवार जी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। 98 के बाद? जी 98 में, शायद 98 के एंड में चुनाव के बाद जब उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सब पदों पे कैसे हैं, तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी, तब एक वोट से हारने के बाद तब हमारे पास प्रमोद महाजन आए थे, और प्रमोद महाजन का कहना था कि तुम्हारी 4 MP का सपोर्ट हम हमको दे दो। उसके लिए प्रकाश अंबेडकर जी तैयार थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था। 1999 में अप्रैल के महीने में प्रकाश अंबेडकर तैयार थे अटल बिहारी को समर्थन देने के लिए। तैयार मतलब उनका कहना था कि भाई आठवले से बात करो, जब प्रमोद महाजन उनके पास गए थे। लेकिन तब हम एकदम शिवसेना बीजेपी के विरोध में थे, और हम कांग्रेस अलायंस में चुनकर आए थे। इसीलिए हमने ये निर्णय नहीं लिया, नहीं तो हम अगर ऐसा निर्णय लेते थे तो सरकार बच भी जाती थी, हम चारों में से 2-3 मंत्री भी बन सकते थे। लेकिन ऐसा निर्णय हमने नहीं ले लिया। क्या ऑफर दिया था प्रमोद महाजन ने आपको? अभी प्रमोद महाजन ने ऑफर दिया था, मंत्री करेगी, 2-3 मंत्री करेंगे, ऑफर दिया था, लेकिन हम नहीं गए। तो फिर जो विषय आपने मुझे पूछा है कि शरद पवार जी जब तब महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, उसमें से 33 सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें आरपीआई की, 1 सीट पीडब्ल्यूपी की, ऐसी 38 सीटें चुनकर आई थी महाराष्ट्र में, और 6 सीट शिवसेना की और 4 सीट बीजेपी की। तो वहाँ फिर शरद पवार जी को पार्टी का नेता बनाने का विषय, शरद पवार को कांग्रेस पार्टी ने अपोजिशन का लीडर तो बनाया, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष उनको नहीं बनाया। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस ने लाया। वो नियम में बैठता नहीं था, लेकिन नियम चेंज करके शरद पवार को नहीं बनाना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी जी को लाया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब हार गई थी, तब अगर राष्ट्रपति के पास जाना है तो माननीय सोनिया गांधी जी ने शरद पवार को लेकर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार को पीछे छोड़कर बाकी अर्जुन सिंह और बाकी के नेताओं को साथ में लेकर सोनिया गांधी जी जाकर राष्ट्रपति को मिली थी। और लेकिन शरद पवार को अगर जिम्मेदारी देते थे तो शायद शरद पवार जी कुछ तालमेल करके सरकार बनती थी। सोनिया गांधी ने आपसे सपोर्ट मांगा था? नहीं, हम तो सोनिया गांधी जी के साथ थे ना, मतलब कांग्रेस अलायंस में हम पुराना गठजोड़ था।
तब जब कांग्रेस एक थी तब, तो लेकिन जब ये सरकार गिरी तो गिरने के बाद किसी पार्टी का सरकार बना नहीं, तो फिर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ा। लेकिन उस 20 के पीरियड में शरद पवार को साइड ट्रैक करने का प्रयत्न सोनिया गांधी जी की तरफ से हुआ था, और अगर शरद पवार को ले जाते थे तो शायद सरकार बन भी सकती थी, सरकार ने अपनी आ सकती थी। लेकिन शरद पवार को साइड ट्रैक करने का प्रयत्न हुआ, तो तब ये इतिहास है कि जो हमारे बिहार के अपने संगमा जी और तारिक अनवर जी, ये दोनों ने एक ड्राफ्ट बनाया था, और इन्होंने ये बोला था कि भाई सोनिया गांधी जी फॉरेन ओरिजिन है और ये भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, ऐसा एक रिजोल्यूशन उन्होंने बनाया था। और शरद पवार के साथ उन्होंने चर्चा की और शरद पवार ने उसको सपोर्ट किया, शरद पवार ने उसमें सिग्नेचर किया। शरद पवार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरद पवार ने सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए, जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, तब उनको हटाना चाहिए। उनके नेतृत्व में अपने को बिल्कुल यश नहीं मिलेगा। इसीलिए शरद पवार बार बार सोनिया गांधी जी के पास जाते थे और सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनना चाहिए बोलते थे। तो हमारा भी कहना ये था कि अगर सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए आप अगर उनके पास जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री कैसे नहीं बन सकती है। और हमारे लोग, इंडिया के लोग बाहर जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, हाँ ऋषि सुनक, हाँ ऋषि भारतवंशी हैं। वो प्रधानमंत्री बने हैं। हमारी कमला हैरिस अमेरिका में जाकर वहाँ की उपाध्यक्ष बन गई है। तो यहाँ जो भारत का नागरिक बनता है उसको पूरा अधिकार है। लेकिन पवार साहब ने गलती की और पवार साहब ने उस पर सिग्नेचर किया। अगर पवार साहब जी अगर सोनिया गांधी जी के साथ रहते थे तो मनमोहन सिंह के टाइम पर शरद पवार जी का प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर लग सकता था। लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध करने से गड़बड़ हो गई। और फिर तब ऐसा हुआ था कि शरद पवार ने एनसीपी बनाई। शरद पवार ने जब मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा तो शरद पवार जी के दिमाग में शायद ये विषय था कि सोनिया गांधी जी का नाम कट हो जाएगा तो मेरा नाम आगे आ जाएगा। लेकिन अर्जुन सिंह और बाकी के लोग जो होते थे वो शरद पवार का विरोध करने वाले थे। तो इसीलिए मतलब शरद पवार जी का मतलब उनको पार्टी से निकाला गया। फिर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। फिर अचानक जो अभी अटल जी की सरकार गिरने के बाद जो इलेक्शन आ गया तो तब हमारे पार्टी में ये विषय आया कि सपोर्ट किसी के साथ जाना है, सोनिया गांधी के साथ जाना है कि शरद पवार के साथ जाना है। तो मैंने बोला कि भाई शरद पवार ही महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग नेता है, सोनिया जी तो ही है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार जी के कारण अपन सब चुनकर आए थे तो अपन शरद पवार के साथ जाना चाहिए। लेकिन गवई साहब वगैरह बोले कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैं अकेला गया था शरद पवार जी के साथ। और फिर जो 99 में चुनाव आया तब शरद पवार के पार्टी की ताकत उतनी मुंबई में नहीं थी, इसीलिए मैं पंढरपुर गया और मैं 98 में मुंबई में चुनकर आया था, उत्तर मध्य मुंबई से। फिर 99 में पंढरपुर से चुनकर आया। सब लोगों ने कहा कि बड़ा सही मूव रहा, क्योंकि जब आप मुंबई से चुनाव लड़े थे तब जीत का मार्जिन 25-26 हजार था। पंढरपुर लड़ने गए तो 2.5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीते आप। हाँ बराबर, 2,60,000 जो मैं जीता था, मतलब वहाँ मैं मुंबई में रहता था लेकिन मेरा संपर्क पहले भी पंढरपुर क्षेत्र से था। तो 2,60,000 वोटों जो मैं चुनकर आया था। तो तब मुझे मतलब 2004 में जब यूपीए फर्स्ट आ गई तब यूपीए फर्स्ट में ऐसा हुआ कि मुझे सरकार आएगी तो मंत्री बनाएगा ऐसा सब लोग बोलते थे महाराष्ट्र में। कौन लोग बोलते थे? लेकिन जब सरकार आई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने का वक्त आ गया तब पवार साहब के 9 MP चुनकर आए थे और मैं 10वां था। तो तब तो मतलब 10वां था तो शरद पवार ने 3 का कोटा तय हुआ था, 3 MP के लिए 1 मंत्री पद। तो पवार साहब ने अपने 3 मंत्री बनाए, अपने प्रफुल्ल पटेल को बनाया,
चंद्रकांता पाटिल को बनाया, वो खुद बन गए, और फिर मैं रह गया। तो फिर मैंने पवार साहब को बोला कि क्या करना है, तो बोले आप सोनिया गांधी से बात करो। फिर ये मुझे हमारे आदरणीय प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल और शरद पवार, ये तीनों की हमारी मीटिंग हुई शरद पवार जी के घर पर, और वहाँ मुझे बताया गया कि अठौली जी अभी आपका होगा नहीं, आप अकेले हैं। तो मैं बोला अकेले तो मैं क्या हुआ, मैं तो आप भी मेरे साथ हैं, आपने मुझे मंत्री बनाना चाहिए, मेरे साथ समाज है, मेरे साथ लोग हैं। तो बोले नहीं, आपका विस्तार में होगा। तो विस्तार तो बहुत दिन तक हुआ नहीं, और विस्तार में भी मेरा नंबर आया नहीं। तो क्यों नहीं आया नंबर, तो कांग्रेस ने बोला, सोनिया गांधी जी ने, कि आप शरद पवार के कोटे में हैं। तो मैं बोला कोटा का विषय नहीं है, मैं पहले शरद पवार के साथ था, लेकिन अभी तो आप भी दोनों एक साथ आए हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे मेरे कोटे से मंत्री बनाना चाहिए। अगर आपने ये अहमद को मंत्री बनाया है, वो ये अहमद केरला के वो मुस्लिम लीग के अकेले थे, विदेश राज्य मंत्री बनाया था, विदेश राज्य मंत्री रहे थे, विदेश राज्य मंत्री किया था। तो उनको आपने उनको लिया, लेकिन मुझे ये बोलकर बाजू में रखा कि तुम अकेले है। और बाद में मैं सोनिया गांधी जी के साथ 40 मिनट तक मेरी बात हुई थी बाद में। तो सोनिया जी ने बोला कि आप शरद पवार के कोटे में हैं। तो मैं बोला शरद पवार का कोटा तो है नहीं है, आपने मुझे बनाया चाहिए। तो पवार साहब ने मेरे लिए कोशिश नहीं की। पवार साहब उधर सभा में बोलते थे कि अभी हम तो सब मंत्री बन गए हैं, लेकिन मेरा एक गड़ी रह गया है, अठौली रह गया है, उनका हो जाएगा। लेकिन सभा में बोलते थे, लेकिन मीटिंग में नहीं बोलते थे सोनिया गांधी को। आप पे ये इल्जाम लगता है आठवले जी कि प्रकाश अंबेडकर की राजनीति को कमजोर करने के लिए लेट 80s में शरद पवार रामदास आठवले को आगे लेके आए, विधान परिषद में लाए, अपने साथ रखा, मंत्री बनाया। आपने भी जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तब सोनिया गांधी या विलास राव देशमुख या अशोक चौहान, इन सब नेताओं के मुकाबले शरद पवार को चुना। लेकिन 2004 में जब चुकाने की बारी आई, 90 में तो उन्होंने आपको मंत्री बनाया, पर 2004 में तो उन्होंने अपने कोटे से प्रफुल्ल पटेल और चंद्रकांत को बना लिया, आपको छोड़ दिया। सोनिया गांधी ने कह दिया कि आप शरद पवार कोटे से हैं। कुल जमा 5 साल तक आप इंतजार करते रहे और आपके समर्थक भी इंतजार करते रहे। बात सही है कि पवार साहब ने ही ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और बाद में मैं कई बार बोला कि अपन सोनिया गांधी के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने टालाटाल करने का काम किया। और कांग्रेस का कहना ये था कि शरद पवार ने बड़े बड़े पोर्टफोलियो लिए हैं अकेले ने, और आपको हमारे कोटे से मंत्री हम नहीं बना सकते, आप पवार साहब को बोलो। कौन बात करता था, प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल? नहीं, वो एक बार तो हमारी बात हुई थी, सोनिया गांधी से मेरी एक बार बात हुई थी, लेकिन पवार साहब ने ही वहाँ सोनिया गांधी जी के पास मुझे ले जाकर चर्चा करनी चाहिए थी। और या उन्होंने खुद जाकर वहाँ में मिलकर सोनिया गांधी जी से मेरे बारे में बात करनी चाहिए थी कि भाई मेरे पीछे समाज है, लोग मेरे साथ है, कार्यकर्ता बहुत बड़े मेरे साथ हैं। लेकिन पवार साहब ने मेरे लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। इस दौरान कभी आपकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई? कब मिले आप पहली बार राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी को मिलते थे जब हम कांग्रेस अलायंस में थे, तब राहुल गांधी को मिलते थे, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे थे राहुल गांधी जी के साथ। क्या लगता है आपको, कैसे नेता है राहुल गांधी? आपके गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं? नेता अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को इतनी पार्टी संभालना मुश्किल है। और राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद का रिजाइन देना ये बहुत बड़ी गलती थी। आप हार गए, ठीक है, आप तो चुनाव में हार जीत होती है, इतने साल आप भी जीतते रहे, बीजेपी हारती रही थी, आप सत्ता में हमेशा रहे हैं। लेकिन राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया, लेकिन मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगने के लिए बोला कि राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी को ऐसे आरोप करने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, जो आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, जो आरोप लोगों को पसंद नहीं है। मोदी जी के खिलाफ ज़्यादा बोलना लोगों को पसंद नहीं है। जब एक बार हाउस में गले को गला मिलाने के लिए राहुल गांधी जी गए थे और मोदी जी को गले को गला लगाया था, तो
उन्होंने ऐसा मतलब हर बार विरोध करने की भूमिका आजकल की राजनीति सौरभ जी ऐसी है कि अच्छे के लिए भी अच्छा नहीं बोलते, गलत को गलत बोलना ठीक है, अच्छे निर्णय होते हैं तो उसको तो फिर अभी इलेक्शन आ गया, फिर महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इलेक्शन आ गया, अभी सी लागू किया, इलेक्शन आ गया, और ये निर्णय लिया, इलेक्शन आ गया। इसी तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी को भविष्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी जी को बोला था कि राहुल गांधी जी को 2-3 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, जब आपके पास मेजॉरिटी थी, यूपी की सरकार थी, लेकिन तब उन्होंने उनको बनाया नहीं। उनको लगा कि जब बड़ी मेजॉरिटी आएगी तब बनेगी। क्या कहा सोनिया गांधी ने जब आपने ये सुझाव दिया तो? नहीं, वो तो उन्होंने बनाया नहीं, तो उन्होंने बनाया नहीं। और मैंने शरद पवार साहब को सलाह दी थी कि आपकी एनसीपी कांग्रेस में मर्ज करो, सोनिया गांधी जी को मिलो और आपको प्रधानमंत्री पद का मौका आ सकता है। मनमोहन सिंह जी के बाद मौका आ सकता है। और अगर ऐसा कांग्रेस में फूट नहीं होती थी तो 48 की 48 सीटें जीत कर आती थी महाराष्ट्र में। 2000। हाँ सर 2009 में वो घटना होती है जब मतलब आपका ऐसा कहना है कि आपके ही लोगों ने शिवसेना कैंडिडेट को एक तरह से उनके प्रचार करवाया और आप इलेक्शन हारते हैं। आप बड़े दुखी हुए, आपने कहा कि जिनके ऊपर मैंने भरोसा किया उन्होंने हराया मुझको। पर 2 साल और लिए सर आपने गठबंधन छोड़ने में। 2009 से 2011 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं नहीं रहता कांग्रेस एनसीपी के साथ? और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बीके पाटिल और बाकी सारे नेताओं ने जो आपके प्रतिद्वंदी थे शिवसेना के बावचौरे, उनके लिए प्रचार किया? शरद पवार के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने आपके साथ भितरघात किया 2009 में? हाँ, तो 2009 में ये हुआ कि जब मैं शिरडी से लड़ा था तो मैं 2 बार जब पंढरपुर में चुनकर आया था तो मेरा क्षेत्र जनरल हो गया। तो मैंने एक जनरल कैंडिडेट को अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे माननीय बाला साहब विखे पाटिल 7 बार वहाँ कोपरगांव शिरडी से चुनकर आई थी। बाद में शिरडी नाम हुआ जब 2009 में डिलिमिटेशन के बाद वो क्षेत्र रिजर्व हो गया। तो बाला साहब विखे पाटिल जी का कहना ये था कि अटौली जी आप शिरडी में खड़ा रहो, और वो खुद नगर में जो लड़ना चाहते थे साउथ नगर में। लेकिन पवार साहब ने बोला कि या एनसीपी के लोगों ने बोला कि नहीं हम नहीं सीट छोड़ेंगे, वो उनकी जो सीटिंग थी। तो इसीलिए बाला साहब ने मुझे भी हराया, उधर के लोगों को भी हराया। लेकिन मेरे क्षेत्र में जब मैं शिरडी में लड़ा था तो पवार साहब प्रचार में आए, विलासराव देशमुख आए, छगन भुजबल आए, कई नेता मेरे प्रचार में आए। और जो वाकचौरे जो चुनकर आए शिवसेना के टिकट पर, उनके प्रचार की सभा ये की हुई थी उद्धव ठाकरे जी की, लेकिन मेरी सभा 10-20 हुई थी। मेरा प्रचार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मेरे बारे में कुछ आरोप प्रत्यारोप कुछ हाँ, तो मेरे बारे में फिर जिस तरह एट्रोसिटी एक्ट है, तो एट्रोसिटी एक्ट का ये लोग मिसयूज करते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं पंढरपुर में था, तो रिकॉर्ड हमने निकाला दिखाया, तो सभी ज़िलों में से पंढरपुर में सबसे कम केसेस थी एट्रोसिटी एक्ट की, क्योंकि मैं सबके साथ में काम करता था, मराठा हो, बहुजन हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सबके साथ मेरे संबंध अच्छे थे। तो मेरे बारे में प्रचार किया गया कि ये एट्रोसिटी ये अगर चुनकर आते हैं तो ये मंत्री बन जाएंगे, और ये मंत्री बनेंगे तो यहाँ एट्रोसिटी की केसेस ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा ये बाला साहब विखे पाटिल के लोगों ने प्रचार किया आपके खिलाफ? नहीं, हाँ, सब ने किया प्रचार। मतलब बाला साहब को मुझे हराना ही था तो वो प्रचार हो गया। फिर वहाँ की भी सीट हार गई नगर की। लेकिन बाला साहब विखे पाटिल जी को पवार साहब अगर नगर की सीट देते थे तो मैं शिरडी में चुनकर आता था, वो नगर में चुनकर आते थे। और जो आपने पहला इम्पोर्टेंट सवाल किया था कि मुझे हराने में खाली बाला साहब विखे पाटिल नहीं है, लेकिन शरद पवार उसमें नहीं है। लेकिन शरद पवार साहब के लोग जहाँ थे, जहाँ उनके एमएलए थे, वहाँ भी मैं माइनस में था, वहाँ भी मुझे मेजॉरिटी में मिली नहीं। अगर वहाँ मुझे ज़्यादा कुछ वोटिंग मिलता था तो 10-20 हज़ार जो मैं चुनकर आता था, मैं 1,32,000 जो मैं हार गया था। हर क्षेत्र में 30,000, 32,000, 35,000 इतने वोटों से मैं पीछे था।
तो अगर पवार साहब अगर नगर की सीट अगर बाला साहब विखे को देते थे तो मैं वहाँ चुनकर आता था। तो मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी कि मुझे उन्होंने मंत्री भी नहीं बनाया, मुझे शिरडी में हराया। फिर मैंने रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई थी। रिपब्लिकन पार्टी के सभी गुट, जनता दल, शेतकरी कामगार पक्ष, CPI, CPM, ऐसे कई समाजवादी पार्टी, ऐसा थर्ड फ्रंट जो है, ये थर्ड फ्रंट हमने बनाया था रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और हमने पूरी सीट लड़े थे हम, लेकिन उसमें खाली 11 सीट चुनकर आई। और ये आप असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 2000 नहीं, इलेक्शन के बाद है ये, लोकसभा के बाद हुए थे ना? हाँ, 2000 लोकसभा के बाद अक्टूबर में 9 में लोकसभा हुई, उसके बाद अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें हमने ये किया। फिर मैं 2011 में 12 में मैं बांद्रा में रहने के लिए आया था। मैं पहले कांदिवली चारकोप में रहता था, मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट सातपुड़ा बंगले पर मलबार हिल में चला गया मंत्री बनने के बाद। मंत्री बनने के बाद मेरे पास मकान भी नहीं था, तो मैंने किराए से 6,000 रुपये किराए से मैंने मकान लिया चारकोप कांदिवली में, और मैं वहाँ रहता था। फिर वहाँ से फिर बांद्रा आ गए। ये मैं बांद्रा रहने के लिए आया। बांद्रा रहने के लिए आया जब छगन भुजबल जी जब मिनिस्टर थे, हाउसिंग मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे 2,500 फीट का एक जगह मुझे दिया था बांद्रा में। तो वहाँ मैंने मकान 1-2 फ्लोर का बनाया था। तो बाला साहब ठाकरे के मकान के नज़दीक मेरा मकान था। तो मुझे लगा कि बाला साहब ठाकरे को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए जाते हैं। तो फिर मैं उनको बधाई देने के लिए गया, और बाला साहब ने बोला कि रामदास जी आपने हमारे साथ आना चाहिए। भीम शक्ति और शिव शक्ति साथ आना चाहिए। हाँ, भीम शक्ति और शिव शक्ति साथ आना चाहिए। हाँ, तो बाला साहब ने बोला कि मेरा सपना है कि भाई शिव शक्ति के साथ भीम शक्ति आनी चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ आते तो अपने को सत्ता मिलेगी, और आप हमारे साथ नहीं होती इसलिए हमको सत्ता मिलती नहीं है। तो फिर मैंने तो उनका सुन लिया, और बाद में पूरे मीडिया में आ गया कि भाई बाला साहब ने ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा है। फिर मैंने 8 महीना तक अम्बेडकराइट जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके साथ बात की, प्रोफेसर से बात की, डॉक्टर से बात की, वर्कर से बात किया, पत्रकारों से बात किया, और सब लोगों ने बोला कि राजनीति में ऐसे निर्णय लेना चाहिए। राजनीति में क्योंकि महाराष्ट्र में 2 ही फ्रंट है, एक कांग्रेस NCP की फ्रंट है, दूसरी शिवसेना BJP की फ्रंट है, तीसरे फ्रंट में कोई ताकत नहीं रही है। तो इसीलिए आपने बाला साहब के प्रस्ताव को सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने मुंबई BMC इलेक्शन में बाला साहब को सपोर्ट करने का निर्णय लिया, और मुंबई महानगर पालिका जिताकर हमने दी रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट से। BJP शिवसेना तो एक साथ थी, लेकिन RPI के सपोर्ट से, मतलब वहाँ महानगर पालिका में सत्ता अपनी आई, शिवसेना का महापौर मेयर बन गया। तो 2012 से मैं BJP शिवसेना के साथ हूँ। फिर उसके बाद 14 के बीजेपी की तरफ से किससे आपकी सबसे पहले बात हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पहली बार कब मिले? 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आपकी उनकी मुलाकात हुई थी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे तब मेरी पार्टी गुजरात में थी। तो मैं जब गुजरात में जाता था तो मैं 2-3 बार उनको वहाँ भी मिला था कुछ कामों को लेकर। हम BJP के साथ वो नहीं थे, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर हम उनको मिला था। उन्होंने मुझे एक किताब भी दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको लिखी थी। उन्होंने बताया कि भाई बाबा साहब के बारे में मुझे बहुत बड़ा मतलब बाबा साहब मेरी आदर्श है, बाबा साहब के बारे में मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और फिर उन्होंने मेरा कैसा विकास मैं कर रहा हूँ, कैसा मेरा स्टेट में मैं रोड वाइडिंग कर रहा हूँ, बाकी की सेवा कर रहा हूँ। और मेडिकल का उन्होंने मुझे बताया था कि एक उन्होंने स्कीम बनाई है कि अगर एक बटन दबाते, एक फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचती है। गांव हो, बस्ती हो, शहर हो, ऐसी एक स्कीम उन्होंने बनाई थी। तो वहाँ उनकी ये हुई थी, फिर 2-3 बार हुई थी। फिर दूसरे बार उन्होंने एक रैली निकाली थी
सद्भावना रैली, और उस सद्भावना रैली में उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे आग्रह करके बुलाया था कि भाई मैंने भी उसमें आना चाहिए। तो तब भी मैं उनको मिला था 2012 में 2012 में सद्भावना जी, परिषद उपवास थी, और वो सब हुआ था, भावना। जी। तो मैं भी उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ गया था उधर। तो मतलब वो मोदी साहब के बारे में हमको आदर, मेरी पहचान उनकी बहुत सालों से ज़्यादा दिल्ली का मतलब एकदम अच्छा संबंध है। और प्रधानमंत्री जब हाँ तो बाद में लोकसभा के चुनाव की जहाँ जहाँ रैली होती थी महाराष्ट्र में 12-15 रैली में मैं उनके साथ था। पर आप खुद लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े 2014 में? नहीं, 2014 में ऐसा हुआ कि मैं एक बार मुंबई से, 2 बार पंढरपुर से, तीसरी बार शिरडी से, तो मैंने ही मांग किया था कि हमारे गोपीनाथ मुंडे जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। गोपीनाथ मुंडे जी मराठवाड़ा नामांतर के आंदोलन में गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन और बीजेपी के बहुत सारे लोग जेल में गए थे, उनका मराठवाड़ा नामांतर के लिए सपोर्ट था। तो मैंने ये मांग किया कि भाई मुझे राज्यसभा मिलनी चाहिए। मैं लोकसभा के लिए, अगर मैं लोकसभा लड़ता था तो चुनकर आता ही था, जहाँ से मैं मुंबई से एक बार चुनकर आया था, या और भी किसी क्षेत्र से मैं चुनकर आता था। लेकिन वहाँ ये हुआ कि मैंने मांग किया कि मुझे राज्यसभा मिलनी चाहिए, और गोपीनाथ मुंडे जी के प्रयत्न से, बाकी के नेताओं के प्रयत्न से मुझे तो अपना देवेंद्र फडणवीस जी है, ऐसे लोगों के प्रयत्न से मुझे राज्यसभा अप्रैल में मिल गया, मतलब मार्च में हमने नॉमिनेशन भरा था। फरवरी मार्च में फरवरी में भरा प्रकाश था। जावड़ेकर वाली सीट खाली हुई थी, उस सीट से आप? नहीं, खाली नहीं, वो 2 साल के बाद 6 सीट आती, उसमें मैं था। हाँ एमएलए की इसमें एमएलए सपोर्ट करते, 42 एमएलए का सपोर्ट मिलता है तो एक राज्यसभा मेंबर चुनकर आता है जी। पर 6 सीटें थी तो अनअपोज इलेक्शन हुआ, और उसमें मैं शरद पवार और हमारे भागवत कराड़ और भी थे लोग, उसमें चुनकर आए थे। पर मंत्री बनने के लिए आपको फिर से इंतजार करना पड़ा कुछ बरस का, मंत्री बनने के लिए, लेकिन आपको फिर कुछ बरस का इंतजार करना पड़ा 2014 के बाद। हाँ, तो ये हुआ था कि क्या प्रॉमिस किया था नरेंद्र मोदी जी ने ये हुआ आपको? था कि महाराष्ट्र में जब प्रचार सब लोग करते थे, वे प्रचार करते थे बीजेपी वाले कि हमारी सरकार आएगी तो आठवले वहाँ मंत्री रहेंगे। तो जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद गुजरात भवन में मैं मुझे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि रामदास जी आपका बहुत बड़ा योगदान हमारी सफलता में है, लेकिन मैं पहले बार छोटा मंत्रिपद मैं मंत्रिपरिषद में बना रहा हूँ, मंत्रिमंडल बना रहा हूँ, और आप फिर इसीलिए, लेकिन जब विस्तार होगा तब आपको लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। और 2 महीने के बाद विस्तार होगा ऐसा वो बोले थे, लेकिन बाद में विस्तार तो 2 साल के बाद हुआ। तो उन्होंने जो दिया था शब्द वो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और मुझे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का एमओ सब मुझे बनाया। लेकिन भविष्य में हमको लगता है कि मैं आज रामविलास पासवान जी भी नहीं रहे हैं और देश भर के लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, कई प्रोग्रामों में मुझे बुलाते हैं। वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, दलित समाज के लोग जगह जो मुझे बुलाते हैं, बाकी के लोग बुलाते हैं। मेरे टूर सबसे ज़्यादा होते हैं। मेरी पार्टी आज अंडमान निकोबार में है, दीव दमन में है, लक्षद्वीप में मेरी पार्टी स्थापित हो रही है। तो इतना मैं घूमता हूँ मैं और इसीलिए लोगों की इच्छा है कि भाई मुझे ये कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की कि रामदास आठवले को कैबिनेट मंत्री होना चाहिए? अभी तो मैं बात नहीं किया है, लेकिन मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात किया है। हमने अभी जेपी नड्डा साहब को मैं अभी मिलकर आया, मेरा 12:40 का अपॉइंटमेंट था। क्या कहा नड्डा जी ने? और उसमें नहीं, वो तो मंत्री पद का विषय नहीं था, लेकिन मुझे शिरडी सीट जो है तो रिपब्लिकन पार्टी को एक तो सीट मिलनी चाहिए। आप लड़ रहे हैं चुनाव शिरडी से? हाँ, मैं शिरडी से लड़ना चाहता हूँ। मैंने उनको पत्र दिया है कि भाई मैं शिरडी से लड़ना चाहता हूँ।
वहाँ सदाशिव लोखंडे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के गुट के वो है, लेकिन उनके बारे में इतना वातावरण इतना ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई मेरी राज्यसभा में उनको तो दे सकता हूँ, मैं 2 साल मुझे मेरे बचे हैं, और आरपीआई को एक सीट देने से पूरे देश भर में मेरे कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाएगा और लोगों में भी एक संदेश अच्छा जाएगा कि भाई आरपीआई को एक सीट छोड़ दी है। तो मैंने नड्डा साहब को भी पत्र दिया है, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात किया है। अमित शाह से बात नहीं हुई इस बारे में? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई आपकी इस बारे में? अमित शाह जी से बात एक बार हुई है, जब सेशन चल रहा था तो मैंने उनको पत्र दिया है। क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने बोला था अभी बातचीत करके देखिए क्या होता है। अच्छा मंत्री जी, आप बार बार कह रहे हैं कि देश भर में आपके कार्यकर्ता हैं। 4 मार्च 2024 लखनऊ के अवध विहार मैदान में आपकी पार्टी की रैली होती है। आप बोलते हैं पहले यूपी के गांव-गांव में आरपीआई का झंडा था, काशीराम ने बसपा बनाकर आरपीआई को कमजोर किया, आज बसपा खत्म होने की स्थिति में है और बाबा साहब की पार्टी आरपीआई के दरवाजे बसपा नेताओं के लिए खुले हैं। आप ये बोल के आए। जब हम बसपा के संस्थापक काशीराम जी का बयान देखते हैं तो वो कहते हैं कि आरपीआई बाबा साहब के सिद्धांतों से डिग गई, इसने कांग्रेस से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे पहले DS4, बामसेफ और उसके बाद बसपा ये सब बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। आपकी और मायावती जी के बीच लगातार बयानबाजी चलती रहती है। काशीराम जी महाराष्ट्र में ही नौकरी करते थे, वहाँ से निकल के उन्होंने उत्तर भारत में ये एक दलित राजनीतिक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। क्या आपकी और काशीराम जी की कभी मुलाकात हुई थी? हाँ, मेरी कांशीराम जी की मुलाकात हुई थी। मैं जब सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था और कांशीराम जी पुणे में नौकरी करते थे, तब उन्होंने बमसेप नाम की कर्मचारी संगठन स्थापित की थी जी। तो एक बार मैं सिद्धार्थ हॉस्टल के रूम नंबर 51 में रहता था और वहाँ मेरी इंटरव्यू लेने के लिए कांशीराम जी आए थे और मेरी इंटरव्यू उन्होंने ले ली थी। और जब वो बमसेप चलाते थे तब मेरे कार्यकर्ता जो है, ये कार्यकर्ता भी बमसेप को सपोर्ट करते थे। मैंने भी बोला था कि मेरी कर्मचारी संगठन नहीं है, कांशीराम अपने है, अम्बेडकराइट है, तो आप उनको सपोर्ट करो। तो मेरे कार्यकर्ता भी उनके साथ रहते थे। एक दिल्ली में उनका अधिवेशन हुआ था, तब मैं भी उस अधिवेशन में आया था अपने बमसेप के। तो कांशीराम जी ने प्लानिंग से ये काम किया कि भाई पहले बमसेप शुरू की, बाद में DS4 शुरू की जी। बाद में 3 साल के गैप में 78 में बामसेफ, 81 में DS4 और 84 में बसपा ने शुरू की। और बसपा शुरू करके उन्होंने ये नारा दिया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, बाकी सब DS4 है। तो ये नारा देकर उन्होंने दलित, माइनॉरिटीज और ओबीसी को एक साथ लाने का काम किया और ब्राह्मण को गाली देने का काम किया। कांशीराम तो ये बोलते थे अगर यहाँ कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर से कोई दूसरे लोग इधर है मेरे सभा में तो यहाँ से चले जाओ। तब हम उसका विरोध करते थे। हमारा कहना था कि बाबा साहब का ब्राह्मण जाति को विरोध नहीं था, बाबा साहब का ब्राह्मण्यवाद का विरोध था, बाबा साहब का चातुर्वर्ण को विरोध था। तो ब्राह्मण समाज को गाली देना ठीक नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण अपने साथ है, सोशलिस्ट ब्राह्मण अपने साथ है, कम्युनिस्ट ब्राह्मण अपने साथ है, कांग्रेस ब्राह्मण अपने साथ है। तो ये ब्राह्मण बहुत सारे लोग अपने साथ है और बाबा साहब ने कभी ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है। बाबा साहब की पत्नी भी जो हमारी साहब अम्बेडकर जी थी, वो भी मतलब ब्राह्मण समाज की थी। मेरी बीबी भी ब्राह्मण समाज की है। मेरी बीबी उत्तर प्रदेश की बनारस के आजू बाजू में उनके ग्रैंडफादर का गांव था जी। और वो मतलब महाराष्ट्र में रहे हैं तो मराठी बोलते हैं। आप सीमा ताई की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी सीमा जी मेरी पत्नी है, वो मूल निवासी उत्तर प्रदेश की है। कैसे मिले थे आप लोग? हाँ, मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की पहली बार? जो हमारा सांगली गांव है वहाँ ही वो रहती थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। शादी हो गई जब मैं मंत्री था महाराष्ट्र में जी। तो 92 में मेरी शादी हुई थी और हम आए तो इसीलिए मतलब ब्राह्मण समाज का विरोध आज हमने ब्राह्मण आघाड़ी भी शुरू की हमारी पार्टी में। अच्छा। जो ब्राह्मण समाज आरपीआई को सपोर्ट करते हैं, बाबा साहब के मिशन को मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भी हमारे साथ लाने का काम हम करते हैं और हमने ब्राह्मण फंड भी हमने बनाई है।
तो इसी तरह मतलब हमारा काम चल रहा है। तो इसीलिए आपने जो बसपा से बोला आपका कि विरोध जो बसपा है। के बारे में, तो मैंने बसपा को ये बोला कि भाई एक जमाना था कि रिपब्लिकन पार्टी का हाथी सिंबल था। चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे, और जब बीपी मौर्य थे, रामधन थे, संगपुरी गौतम थे, ऐसे उत्तर भारत के नेता रिपब्लिकन पार्टी में काम करते थे। और यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हमारे सत्ता में हमारी भागीदारी रहती थी। तो बाद में जब बीएसपी स्थापित हुई, तब उसके पहले हमारी दलित पैंथर मूवमेंट चलती थी। लेकिन दलित पैंथर को पॉलिटिकल हमने कुछ ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। लेकिन कांशीराम जी ने वॉल पेंटिंग करना, साइकिल रैली निकालना, लोगों को इधर उधर से बुलाना, ऐसा प्लानिंग हमने किया। और बाद में मतलब उनको अच्छी, जब सपा बसपा एक साथ आई, तब कांशीराम जी के साथ दलित था, और मुलायम सिंह के साथ वो मुसलमान और ओबीसी था। तो तीनों का मिलन होने के बाद इनकी सरकार आ गई। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकी थी, उनके विवाद पैदा हुआ था, मायावती पर कुछ हमला भी हुआ था, वो तो अलग विषय है। लेकिन मैंने लखनऊ की रैली में बताया कि भाई हमारी जगह, हमारी ज़मीन पर बीएसपी ने कब्जा किया है। अभी मायावती का जनाधार बहुत ही बड़ा कम होता जा रहा है। तो बीएसपी के लोगों ने आरपीआई में आना चाहिए, मैंने ऐलान किया है। और बहुत ही जल्द रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश के जिले में पहुंचेगी। पर उसके पहले आपने, कुछ ही महीने पहले आपने मायावती जी को ऑफर दिया था कि आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। तो मार्च का ये बयान है, जनवरी में आपका बयान था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। नहीं, मेरा बयान ये था कि भाई बाबा साहब की सही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। कांशीराम जरूर बोलते होंगे कि भाई हमने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का मिशन ही बाबा साहब का था। अकेले में सत्ता मिलना मुश्किल है। मायावती भी 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी। बीजेपी ने जब उनको सपोर्ट दिया था तब मायावती 3 बार मुख्यमंत्री और आप भी बीजेपी की सपोर्ट से ही मंत्री बने। हाँ, तो इसलिए मैं भी बीजेपी। पर 8 साल पहले का आपका 2016 का एक बयान मेरे सामने है मंत्री जी, जिसमें आपने जुलाई 2016 में कहा कि अगर वे खुद के अम्बेडकरवादी होने का दावा करती हैं तो उन्हें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला था कि भाई वो मायावती तो हमारी दलित समाज से है। मायावती बहुत बार बाबा साहब की बात करती है। कांशीराम भी कभी कभी बौद्ध धर्म लेने की बात करते थे, लेकिन वो जल्दी से चले गए। तो लेकिन मायावती जी ने, मैंने बोला था कि भाई बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकारना चाहिए अगर वो सही अम्बेडकराइट है। उन्होंने बौद्ध धर्म अगर वो स्वीकार दिए तो बहुत अच्छा है। बौद्ध धर्म समतावादी है, मानवतावादी है। तो लेकिन मायावती बिना बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए भी तो अम्बेडकरवादी और समतावादी रहा जा सकता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मतलब अगर मायावती तो हमारी दलित समाज की, इसलिए मैंने बोला। बाकी के जो अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की गुलामी कर रहे हो, अपने स्वार्थ के चलते अम्बेडकर की भावना को आहत कर रहे हैं। ये उनका बयान आया फिर मायावती जी का। नहीं, मायावती का बयान आया होगा, लेकिन मायावती ने ही बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती सीएम बन गई थी। मतलब वो भी उन्होंने बीजेपी का तो सहारा लिया था। अभी मैंने सहारा लिया तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने, बीजेपी ने इतना बड़ा करके मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो बीएसपी ने अभी इंडिया के साथ आना चाहिए था। मायावती ने इंडिया के साथ आने की आवश्यकता थी। आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात हुई हमारी। जब मुलाकात तो अभी नहीं है, क्योंकि कांशीराम जी का जब देहांत हुआ था तब मैं आया था। लेकिन मायावती ज़्यादा फ्री में नहीं होती है, बोलती नहीं है। जब मुलाकात तो जब मैं राज्यसभा में मैं भी आया था तब मायावती भी थी अभी जी। तो लेकिन वो ज़्यादा बातचीत होती थी आप लोगों की? हाँ, मायावती जी की और रामदास आठवले जी की बातचीत होती थी राज्यसभा में? नहीं, बातचीत नहीं करती है। लेकिन मैं मायावती का सपोर्ट करता था। जब उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाया बोलते थे तो मैं उनकी तो साइड लेता था कि भाई ना, हमारे समाज की दलित लेडी है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो आपको जो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने मायावती का सपोर्ट किया है। लेकिन वो ऐसा फ्रीली कभी नहीं बोलती है। कई बार आपको ऐसा लगता है क्या कि फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गए? जैसे एक बार सदन में आपने एक कविता पढ़ी, उस कविता का एक अंश
एक्सपंज कराना पड़ा। वो कविता जो रिकॉर्ड में नहीं गई, पर जो कहा जाता है कि आपने पढ़ी। कविता में आप शुरू करते हैं, विरोधी दल रोज बोल रहे हैं हाय हाय, पर मोदी जी दे रहे हैं सबको सामाजिक न्याय। जनता आपको 2024 में कह देगी बाय बाय, फिर हम कांग्रेस को कहेंगे हाय हाय। इसके बाद आप कहते हैं, आप रोज करते हैं हाउस में दंगा, तो एक दिन हम आपको कर देंगे नंगा, मोदी जी से मत लो आप पंगा। इन 3 पंक्तियों पे विवाद होता है और बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा उस समय चेयर पे बैठे थे। ये लाइनें हटानी पड़ती हैं। आपको लगता है ये लाइनें आपने ठीक बोली थी? नहीं, लाइनें हटाई होगी, मतलब वो हटाने की मांग की, तो मैंने नंगा करेगा ऐसा बोलने से उनको बहुत बड़ा गुस्सा आ गया। हाँ, और मैं नहीं भी बोलूँगा तो नंगा होने वाले है। तो मैंने तो नंगा बोला ही था कि भाई वो बार बार अटैक करते हैं, बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं, मोदी जी को नीच बोलते हैं, नीतीश जी को ये बोलते हैं जी। और कितना भी हो, दुनिया का नरेंद्र मोदी जी 1 नंबर के पॉपुलर नेता है। देश में सर्वे हुआ, उसमें 76% लोगों ने उनको पसंद ही दी कि भाई ये बहुत एक्टिव नेता है। तो इतना सम्मान मिलने के बाद भी उनको अच्छा नहीं लगता है। वो एकदम उनको ये लग रहा है कि भाई अपने को जल्दी सत्ता मिलेगी नहीं। इतने दिन आप सत्ता में रहे थे तो बीजेपी ने ऐसे आरोप लगाए होंगे, आज जैसे आरोप ये लगा रहे हैं ऐसे आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए थे कांग्रेस पर। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका बर्ताव है विरोधी दलों का ठीक नहीं है। रोज मतलब अच्छे काम के लिए भी बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। सही है ना सर? मतलब गलत अगर कोई कर रहा है तो टोका जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपके क्रिटिक्स हैं वो बार बार जब आपके बारे में बात हम करते हैं तो वो एक घटना का स्मरण दिलाते हैं और उसका संबंध महात्मा गांधी से है। 2012 की बात है, एक समाचार चैनल पर का जो मुंबई में ऑफिस था उसमें आपके कार्यकर्ता बाहर इकट्ठा हो जाते हैं एक प्रोटेस्ट के लिए, और वो प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस समाचार चैनल के संपादक को फोन करके कहा था कि अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आपके समाचार का जो ऑफिस है उसका घेराव होगा। एक पोल हो रहा था, एक पोल हो रहा था जी, एक पोल हो रहा था जिसके अंदर पूछा गया था द ग्रेटेस्ट इंडियन कौन है, और उसमें अनेक ऑप्शंस थे। आपने उसमें देखा कि ऑप्शंस में महात्मा गांधी का भी नाम है, डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम है। आपने समाचार चैनल के संपादक को कॉल करके कहा कि गांधी और अंबेडकर की कोई तुलना नहीं है, इसलिए उनको साथ में रखा नहीं जा सकता है। क्या बात सही है? और आपके विचार क्या हैं गांधी के बारे में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार गांधी के विचार को, उनकी सीख को उसके बारे में बात करते हैं, अपनी नीतियों में बताते हैं कि मैं उनके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी देश के स्वतंत्र आंदोलन में स्वतंत्र सेनानी थे और महात्मा गांधी जी के आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी में जरूर कुछ वैचारिक मतभेद थे जी, लेकिन बाबा साहब का कहना ये था कि भाई दलित समाज को न्याय मिलना चाहिए, दलित समाज पर अन्याय हो रहा है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि हमें सेपरेट इलेक्टेड मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड मिलना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने बाबा साहब के प्रस्ताव को मान्य किया था। दलित नेता कौन है? महात्मा गांधी है कि बाबा साहब है? तो बाबा साहब के पास जितने टेलीग्राम आए थे कि आप हमारे नेता है, तो बाबा साहब और महात्मा गांधी में कुछ मतभेद जरूर थे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों ने ये मान्य किया था तो उसके बाद महात्मा गांधी जी पुणे के एरोडा जेल में मतलब उनको अरेस्ट किया था। तो जब महात्मा गांधी जी को मालूम हुआ तो उन्होंने एरोडा जेल में आंदोलन शुरू किया, अनशन शुरू किया, और फिर पूना पैक्ट होता है। फिर पूना जो पैक्ट होता है बाबा साहब और बाद महात्मा गांधी के में बीच। बाबा साहब को बहुत सारी धमकियाँ आने लगी, गांधी जी कुछ हो जाएगा तो, और बाबा साहब ने विचार किया कि अपन 2 कदम पीछे आना चाहिए। मेरा समाज छोटा समाज है, अगर महात्मा गांधी जी का कम ज़्यादा होता है तो मेरे समाज का भारी नुकसान होगा। इसीलिए बाबा साहब ने दोनों में पुनः पैक्ट हुआ। और सेपरेट इलेक्टेड का मतलब ये था कि दलित कैंडिडेट को दलित वोटिंग करेगी, दलित कैंडिडेट होगा तो उसको दलित वोटिंग करेगी, लेकिन सवर्ण कैंडिडेट को दलित वोटिंग करेगी। तो इस महात्मा गांधी जी को लगा कि हिंदू समाज में फूट हो जाएगी, तो इसीलिए फिर बाबा साहब ने पुनः पैक्ट किया और जो रिजर्वेशन मिला है वो पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला है। तो हम महात्मा गांधी जी का विरोध नहीं करते हैं, हमारा नेता तो बाबा साहब ही, प्रेरणा हमारी बाबा साहब की है।
देश के लिए महात्मा गांधी जी बड़े नेता है, लेकिन हमारे समाज के लिए भी बाबा साहब बड़े नेता है। संविधान की रचयिता के माध्यम से बाबा साहब भी बड़े नेता है। लेकिन मंत्री जी, ऐसा हम हमने लोग कभी नहीं बोला है कि वहाँ महात्मा गांधी जी का फोटो आज नहीं कोई होना वर्सेस चाहिए। का मामला नहीं है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का, मंदिर का अनावरण हुआ, पूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई। बीजेपी इसको अपना बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रही है। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप बार बार कहते हैं कि हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। बाबा साहब की दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा। ये द्वैध आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा है। अपना देश 6000 जातियों का है, अपना देश 8 धर्मों के लोगों का है, अपना देश 18 भाषा के लोगों का है, यह पूरी विविधता है। तो संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने की भूमिका बाबा साहब ने रखी है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा, उनके पास मुस्लिम धर्मगुरु भी आए, अपने मौलाना आए, हमारे धर्म में आइए, उन्होंने खारिज कर दिया। धर्मगुरु भी आए, उसमें नहीं गई। लेकिन बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म समानता पर आधारित है, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा है। तो इसीलिए अभी राम मंदिर का जो विषय है, अभी 500 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर था, और जब मुगल उधर आ गए तो उन्होंने मतलब राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन ये भी इतिहास है कि ये एक ज़माना था सम्राट अशोका के बाद। सम्राट अशोका के बाद अयोध्या ही नहीं, पूरी भारत की भूमि बुद्धिस्ट थी। सभी पूरे भारत के लोग सभी बुद्धिस्ट थे। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ताइवान हो, जापान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, ऐसे कई देशों में बुद्धिज़्म जाकर, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, ऐसे कई देशों में बुद्धिज़्म जाकर पहुंचा है, अपने देश का बुद्धिज़्म। तो बाबा साहब की विचारधारा ये थी कि वो बुद्ध धर्म के इसमें ये है, अपनी जो बौद्ध होता है तो उन्होंने बौद्धिस्ट रहना चाहिए, ऐसा उसमें वो जो एक प्रार्थना में है उसमें। लेकिन संविधान में ये ऐसा है कि भाई राम को मानने का विषय नहीं है, जिस तरह भी बुद्ध को कोई माने या ना माने, लेकिन बुद्ध धर्म को फंक्शन में लोग आते हैं। जिस तरह राम मंदिर के फंक्शन में मुझे भी निमंत्रण था, आप जाएंगे? मैं भी जाकर आया, जो इनॉग्रेशन हुआ था जी। तो आरपीआई के प्रेसिडेंट के नाते, इंडिया के पार्टनर के नाते मुझे भी निमंत्रण था। तो जिस तरह हमारे आप जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर देखने? मैं तो देख कर आया हूँ राम मंदिर। अच्छा। अभी देख कर आया हूँ। और जाने में जब हम जाते टूर में जाते हैं तो मंदिर भी देखते हैं, बुद्ध मंदिर भी देखते हैं। जब आप समाज के, सब समाज के नेता हैं तो सब धर्मों का सद्भाव। ऐसा जिस तरह मैं राम मंदिर में गया तो इसका मतलब मैं एकदम हिंदू बन गया, ऐसा नहीं है। या कोई बुद्ध मंदिर में आ गया तो एकदम बुद्ध बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिग बॉस भी जाएंगे क्या कभी? एक बार आपको न्योता आया था, फिर आपके समर्थकों ने बहुत वहाँ तोड़फोड़ भी की थी कलर्स चैनल के बाहर। तो मतलब नहीं, बिग बॉस का ऐसा हुआ था कि बिग बॉस एकदम शुरू हुआ था और उसका अट्रैक्शन बहुत बड़ा था। तो मेरे पास बिग बॉस के लोग आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप बिग बॉस में आइए। मुझे भी लगा कि मैं बिग बॉस में जाता हूँ। अच्छा है, वो थोड़ा अच्छा है। कितना पैसा ऑफर कर रहे थे वो? नहीं, वापस नहीं, मैं गया नहीं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरा नाम पहले उन्होंने फिक्स किया और बाद में मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि नहीं, आपका नाम अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। क्यों मना कर दिया? हाँ, क्यों मना कर दिया आपका नाम? क्या मालूम नहीं क्या मना कर दिया। तो इसीलिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन बाद में मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ गए कि अरे वो उधर आप जैसे आदमी ने जाना ठीक नहीं है, वहाँ का वो वातावरण ठीक नहीं होता है। तो भी ठीक है, तो मैं बिग बॉस में अभी कोई जाने का मेरा विचार नहीं है। कपिल शर्मा शो, कई दर्शकों ने कहा कि आठवले जी कभी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जाएंगे क्या? कॉमेडी शो में तो अभी मैं तो कॉमेडी शो में कभी बुलाएगा तो जाएंगे। अगर अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा समय की कमी है, बस एक आखिरी सवाल।
जाति आधारित जनगणना को लेकर रामदास आठवले जी का क्या रुख है? क्या कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए देश में? हाँ, तो कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक जो जातीय जनगणना है, ये जातीय गणना करना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जाति व्यवस्था कानून से खत्म हो चुकी है। फिर जाति के आधार पर जनगणना कैसे करेगी? ये पहले सरकारों का भी प्रॉब्लम था और अभी हमारी माननीय मोदी सरकार का भी ये प्रॉब्लम है कि जाति आधार पर कैसा करेगी। लेकिन जिस तरह सौरभ जी आपने मुझे सवाल पूछा है, मेरे पार्टी के माध्यम से मेरी पार्टी की मांग ये है कि जाति आधार पर जनगणना खाली ओबीसी की नहीं, तो सर्व जाति की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी जाति कितनी संख्या है वो मालूम हो जाएगा। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक शेड्यूल कास्ट 16.6% है और ट्राइबल 8.4% है, दोनों मिलाकर हमें 25% है। तो अगर हर जाति का सर्वे अगर हो जाता है तो हर जाति की संख्या कितनी है ये सब मालूम हो जाएगा। ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा? नहीं, मैंने संसद में बोला है, मैंने राज्यसभा में भी जब मुझे मौका मिला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हुई है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पुराने मित्र राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और देश को बर्बाद करना चाहती है। वो कह रहे हैं 4 ही जाति हैं जिसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं। हाँ, तो बात सही है, मोदी जी का सही है कि भाई उन्होंने जो बोला है कि जात यही है कि जो महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, ये हमारी जातियाँ है। लेकिन कांग्रेस वाले, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं, भारत तोड़ने के लिए यात्रा है। अगर भारत जोड़ने की यात्रा आज निकालने की क्या राहुल गांधी को आवश्यकता है? मोदी जी तो अभी आ गए हैं, आपकी पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही है, आपने भारत को जोड़ा नहीं किया, आपने जाति व्यवस्था खत्म नहीं की क्या? और आज मोदी जी महात्मा गांधी जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर मतलब अपनी राजनीति कर रहे हैं, समाज नीति कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और जो आरक्षण है, आखिर का पॉइंट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब 25% है। खालिलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक ओबीसी का परसेंटेज 52% है, तो दोनों मिलाकर हो गए 77%। जिनकी आबादी है 77%, उनको आरक्षण मिलता है 49.5%। शेड्यूल ट्राइब का 22.5% और 27% ओबीसी का मिलाकर 49.5% आरक्षण मिलता है। लेकिन जिनकी आबादी 23% है, उनको जनरल सीटें 50.5% मिलती है। अभी 10% आरक्षण इसका आ गया है अपना इकोनॉमिकली सेक्शन का, वो छोड़कर बाकी का जो मुझे लगता है कि है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है कि जाति के परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण देना है तो उसके लिए हमारा विरोध नहीं है। जाति के आधार पर जनगणना करो, हमारा हक हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है। हाँ। आप सुन रहे थे देश के सामाजिक न्याय के राज्य मंत्री रामदास आठवले जी को। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।